स्वागत करते हैं। मैं संदीप सर आपको ही लेऊंगा पहले, लेकिन 5 मिनट में अपना इसको विषय प्रवेश दूंगा। उसके बाद में हम सीधा सा एक दो सवाल आपके सामने पुट करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको आप मार्गदर्शन करेंगे और सेशन को हम रिकॉर्डेड करके यूथ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत आप सभी का स्वागत इस सेशन में। विदेशी आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है, माइक 11:30 होने वाले हैं। मेरा आप बात के मेरा माइक ऑफ कर दो। हाँ आपको क्या, अच्छा मेरी तरफ से माइक ऑफ करूं? माइक ऑफ कर दो मेरा। आपका मिल ही नहीं रहा मुझे। आप करो ना। अरे हो ही तो नहीं पा रहा आपका मैं माइक ऑफ में बिजी हो जाऊंगा। आप खोला ही क्यों आपने? ये मेरे समस्या हो गई। चलो मैं भी म्यूट करता हूँ, ये कर दिया हमने। चलो सभी को नमस्कार। आज का सेशन यूथ को डिवोटेड है और यूथ को जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं के साथ रखते हुए किस मेथड से देश की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर चिंतन करेंगे। और एक मार्गदर्शन के स्वरूप हमारे बीच में काफी प्रोफेसर हमने जोड़े हैं आपके बीच में कि आखिर क्या है सरकार की योजनाओं में। मैं संसद टीवी की पल पल की खबर रखता हूं, इसी के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक तो यह है कि सरकार ने 3 टाइप से रोजगार देने की सोची हुई है। एक नौकरी, एक रोजगार और एक स्वरोजगार। इन्होंने यही टाइटल दिए हैं। नौकरी में ये करीब 9 लाख समथिंग का करीब ये देंगे, यानी 10 लाख मान लें, जिनका प्रधानमंत्री जी ने कल भी 51,000 को वो बांटे थे, जो सरकार के नौकर होंगे। उनमें से कुछ ब्लू कॉलर जॉब के होंगे तो कुछ व्हाइट कॉलर जॉब के होंगे। व्हाइट कॉलर जॉब यानी आईएएस वगैरह ये रैंकिंग के लोग होंगे। ब्लू कॉलर जॉब यानी इंडस्ट्रीज और दूर से बाबू और ये जितने भी होंगे ब्लू कॉलर जॉब होंगे। तो नौकरी का एरा 10 लाख का है हमारे पूरे देश का। और रोजगार का जो एरा है उसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे, क्योंकि कौशल के तहत ये बात उभर करके आई है कि रोजगार भारत के युवाओं को किस दिशा में दिया जाए। और स्वरोजगार के अंदर इन्होंने मॉडल लिया है स्टार्टअप का, जो करीब 1 लाख से पार खुल चुके हैं। और स्टार्टअप में मतलब ये होता है कि आप लोन लेकर के अपने इनोवेशन से, अपने सिस्टम से कोई रोजगार करो और लोगों को भी रोजगार दो। और इसका जब 1 अरब का टर्नओवर हो जाता है तो यूनिकॉर्न कहलाता है। तो स्टार्टअप में हमारी जो सर्वे कह रही है वो कह रही है कि स्टार्टअप क्रोनी कैपिटलिज्म का जो कंसेप्ट है, यानी जो व्यापार कर रहे हैं उन्हीं के टच के लोग जो है वो इसको स्टार्टअप खोल पा रहे हैं और उसी लाइन को पकड़ पा रहे हैं। आम किसान, गरीब का बच्चा वहाँ स्टार्टअप की लाइन में, नो डाउट भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसा सिस्टम कर रखा है। डॉक्टर संदीप जी हमारे भी जुड़े हुए हैं जो फूड प्रोसेसिंग से हैं और वो भी काफी बताएंगे। डॉक्टर अनिल वगैरह ये भी हैं, सुवालाल जी भी अपना विस्तृत वर्णन करेंगे। तो स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, नौकरी, स्वरोजगार और रोजगार। अभी अभी भारत सरकार ने 511 ग्रामीण प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल के लिए खोला। तो उसको मैं सुन रहा था संसद में, तो उसके अंदर ये आया कि ये लोग, हम इनको यहाँ स्किल देंगे तो मैशनरी के स्किल होंगे, वहाँ फिल्में ज्यादा चलती उनके भी होंगे, और कई तरह के स्किल लेकर के करने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने हमारे ये कहा कि 16 देशों के अंदर 40 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध है। वो हमारी सर्वे और आंकड़े हमारे पास हैं। उसमें भारत सरकार क्या योगदान करेगी या उनकी सरकारें किस तरह से मांगेगी। हमारे स्वीडन के अंदर अपॉइंटी एक साथी भी जुड़े हुए हैं और भी कई ऐसे हैं जो रोजगार के जो एसएससी दे चुके हैं 2-3 बार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये एरा आया ये। अब मैं बात कर रहा हूँ 2015 में हमारी सरकार ने एक कौशल विभाग खोला
मंत्रालय खोला पूरा कौशल और एंटरप्रेन्योर के लिए, और वो 16 तक चला और उसको इन्होंने दिया कौशल 1.0 यानी पहला चरण कौशल का। 16 से लेकर के 20 तक इन्होंने दूसरा चरण दिया, क्योंकि कोरोना था बीच में इसलिए थोड़ी लेंथ इसकी बढ़ गई। दूसरा चरण इन्होंने कौशल का किया। तीसरा चरण इन्होंने 22 तक लिया, और चौथा चरण जो है वो 1 फरवरी से लागू हो गया। अब इन चरणों के अंदर जो कुछ बात उभर करके आई, उसके अंदर एक बात उभर के आई कि सरकार कहाँ खड़ी है ये हम सब मिलके ढूंढेंगे और इसका एक आइडियाज लेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो आई है, मैंने आपके बीच में संसद के डेटा के तहत रखी है। चौथा चरण जो है अपने आप में यूनिक है, इंडस्ट्री का चौथा चरण है, उसको भी सरकार ने लॉन्च किया। बॉम्बे उसका ऑफिस है, वर्ल्ड में 4 ऑफिस है जिसमें बॉम्बे इसका ऑफिस है। और चौथे चरण के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, ऑटोमेशन, रोबोटिक, 3D, और भारत सरकार ने कश्मीर से, हमारे जम्मू कश्मीर से रूपचंद जी भी हैं जो दार्शनिक हैं पूरे फिलोसॉफी के, वो भी जुड़े हैं। पूरे भारत भर के हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बीच की बात यह है कि ये जो कोई भी मॉडल यूथ के लिए है, उस यूथ वहां पे किस तरह से, तो इनका मैं एक स्टडी कर रहा था इसके अंदर, और इनसे जब मैंने लिया इनसे कि भैया हम कहाँ तक यूथ को नौकरी दे पाएंगे, तो इन्होंने 5-6 कंसेप्ट और डाल दिए। और अभी जो हुआ इसके अंदर एक और, मैं संसद का ही प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी, और इन्होंने कहा कि भारत सरकार एक क्रेडिट बैंक खोलेगी। क्रेडिट बैंक खोलेगी जिस क्रेडिट के अंदर, जैसे आपका डिग्री का क्रेडिट जुड़ गया, डिग्री के क्रेडिट के अंदर आपने जब छुट्टियां हुई तो इंटर्नशिप की तो उसका क्रेडिट मिल गया आपको, वो जाके आपको इंडस्ट्री में करनी है या जहां भी आपका कोर्स है उसके हिसाब से करनी है। फार्मा में तो फार्मा के कोर्स की और उसके हिसाब से करनी है आपको। और डिग्री पूरी हो गई तो अप्रेंटिसशिप की करनी है तो वो क्रेडिट जुड़ जाएगा। अप्रेंटिसशिप के बाद में इंडस्ट्री के लोगों ने ये कहा कि हम साहब आपके फिर बाद में स्किल करेंगे, जो स्किल इंडिया भारत सरकार का प्रोग्राम है उसका क्रेडिट जुड़ गया। और स्किल के बाद में इंडस्ट्री ने री स्किल का मॉडल डाल दिया। उनको कह दिया कि भाई हम किसी प्रकार का कोई आपको ऐसा कोई चार्जेस नहीं देंगे, हम री स्किल कराएंगे। आपके इतने पायदानों को पार करते हुए क्रेडिट लेते लेते जो भी आए हैं स्टूडेंट, वो इस लेवल के नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री को चला सके। तो री स्किल का मॉडल आया। री स्किल का मॉडल आने के बाद में उनमें से सेलेक्ट करके अप स्किल का मॉडल आया। अप स्किल के मॉडल के क्रेडिट जुड़ने के बाद में हमारा सीधा साधा सवाल ये बनता है कि क्या अप स्किल के क्रेडिट जुड़ने के बाद में, क्या अप स्किल होने के बाद में हमारे यूथ को क्या जॉब मिल जाएगा? जॉब श्योरिटी है। इस मामले में सरकार मौन है। सरकार एक ही कह रही है कि आप बड़े इंटेलिजेंट है, आप बढ़िए, हमारे पास में 15 साल से लेकर 59-60 के बीच में 64% युवा है, दुनिया के लोगों को युवाओं की जरूरत है, दुनिया पूरी चाह रही है कि हमारे यूथ जाएं। लेकिन मैं अमेरिका की H1B वीजा ट्रंप के टाइम के पढ़ रहा था, अभी थोड़ा सा कह रहे हैं चेंज हुआ। H1B वीजा का मतलब है कि भारत का कोई स्टूडेंट वहां जा रहा है तो जो डिग्री लेकर जाता है उसका एक डिग्री है तो डिप्लोमा कर देते हैं, वो पीजी है तो उसको डिग्री कर देते हैं, और उनकी सैलरी का बहुत बड़ा गैप है। जब तक आप अमेरिका की डिग्री नहीं लो, यानी वो पैसा कमाने का एक जरिया हो गया, अमेरिका की डिग्री आप नहीं जोड़ो उसके अंदर, तब तक आपको वो सैलरी या उन अमेरिका वालों के बराबर नहीं मिलेगी। इधर अफ्रीका वगैरह में ठीक ठाक वो दे देते हैं, है कुछ ऐसा बराबर का है, लेकिन उनकी रिटर्न वैल्यू PPP कहते हैं, जिसका परचेज जो पावर पार्टी जिसको कहते हैं, किसी का 17 रुपए है जैसे भारत का, डॉलर के मुकाबले PPT का जो कंसेप्ट है वो बहुत भारी पड़ता है। एक आदमी वहां डॉलर कमा रहा है या कौन सी येन कमा रहा है या ये कमा रहा है। तो इन सब बातों के ऊपर एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला यूथ, एक लोकल मार्केट में यूथ होने वाला लोन, और लोकल मार्केट में इस बैंक के क्रेडिट की कोई वैल्यू कोई इंडस्ट्री वाला नहीं करे तो हम क्या कर लें, हमारी सरकारें क्या करेगी? ये इन सब बातों को लेकर के हम आज इस सेशन में अपना डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप के बारे में बता दूं कि आप फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में थे और अभी अरुणाचल यूनिवर्सिटी में है।
और हमारे साथ एक ग्रुप में उजमा में हम इनसे मिले, रूबरू हुए, हमें बहुत अच्छा लगा कि इनके पास में वो ज्ञान है जो यूथ को इस फूड प्रोसेसिंग के अंदर, हमारे ज्यादातर किसान के बच्चे हैं, तो वो इनका पुराना जो ज्ञान है उसके हिसाब से डॉक्टर संदीप जो है जांगू साहब वो हमें देंगे ज्ञान के, हम किस तरह से आगे बढ़े। फिर मैं 1 by 1 सेशन को आगे लीड करूंगा। डॉक्टर संदीप, ओवर टू यू। धन्यवाद हनुमान राम जी। चौधरी हनुमान राम जी ने जैसे बताया, बाकी सभी साथियों को जो मेरे पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगा। जैसा कि हनुमान जी ने बताया कि सरकार के 2-3 मुद्दे हैं कि एक तो रोजगार हमारे लोगों को इंडिया में, इंडिया से बाहर देना, ऊपर से दूसरा है स्वरोजगार का। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं इन सब चीजों में, जैसे कि हनुमान राम जी ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4था चरण इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। पहला चरण किया, दूसरा किया, तीसरा किया। तो एक चरण के में जो कमियां आई वही दूसरे चरण में उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने दूसरा चरण स्टार्ट किया। उनके ऊपर, जैसे कि पहले चरण में इन्होंने सोचा नहीं था कि नौकरियां कैसे देंगे, तो PMKVY 1 जब शुरू किया तो इन्होंने सिर्फ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इशू कर दिए, वहां लोगों को ट्रेंड कर दिया। लेकिन जब लोगों को रोजगार नहीं मिला तो उनको समझ में आया कि या तो सेंटरों की कमी है, या हमारे बच्चे अच्छे से स्किल डेवलप नहीं हो रहे, या वो इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं हो रहे। तो जब उन्होंने PMKVY 2 शुरू किया तो उसमें उन्होंने उन्हीं सेंटर्स को बाउंड कर दिया कि भाई आप अगर जिन लोगों को ट्रेनिंग कराओगे स्किल डेवलपमेंट की, उसमें से 70% लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करोगे। और तब उन बच्चों को हम जब, मतलब 70% बच्चों को प्लेसमेंट भी आप कराओगे, तब जाके हम आपको जो उनकी ट्रेनिंग की फीस है वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि शुरू में 10,000 रुपए के आसपास उनकी सेंटर को एक कैंडिडेट को ट्रेनिंग कराने की फीस मिला करती थी। तो पहले PMKVY में उनको 10,000 रुपया सिर्फ ट्रेनिंग कराने के नाम पे मिल गया, लेकिन बच्चों को रोजगार नहीं मिला। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर उन्हीं सेंटर्स को बाउंड कर दिया कि आप इंडस्ट्रियल टाई अप करो और उन इंडस्ट्रीज में इन बच्चों को जिनको स्किल डेवलपमेंट कराया है उनको जॉब दिलवाओ। अगर कोई अपना रोजगार शुरू करना चाहता है तो वो भी उसी 70% में काउंट होगा। तो इस तरह से ही PMKVY 3 में फिर उन्होंने रिजॉल्व किया। अभी PMKVY 4 जो आया है, तो जैसे हनुमान जी ने बोला कि इंडिया के साथ साथ बाहर देशों में भी जो नौकरी उनको दिलवाने का उनका गवर्नमेंट का जो मकसद है, तो इसमें कौशल विकास योजना में जो ये लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि यूथ को जो स्किल, हम लोगों में क्या है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, बट उन लोगों को काम नहीं आता। किताबी ज्ञान है, काम का ज्ञान नहीं है। तो उस चीज को दूर करने के लिए किताबों के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इस स्कीम में दिया गया। और इन्होंने जो सिलेबस अभी कौशल विकास में 4 में और 3 में जो डिजाइन किया है, वो मेनली इंडस्ट्रीज से पूछ के किया है। मान लीजिए मेरी किसी एक चीज की फैक्ट्री है, मैं कोई यूनिट चलाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं मान लीजिए कोई बेकरी यूनिट चलाता हूँ, तो बेकरी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरह की मैन पावर मुझे चाहिए। मेरे को मिक्सिंग का ऑपरेटर भी चाहिए, मेरे को ओवन का ऑपरेटर भी चाहिए, मेरे को पैकिंग करने वाला मजदूर भी चाहिए, मेरे को भार उठाने वाला भी चाहिए। तो 4-5 कैटेगरीज हो गई। उस चीज को मैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को बताऊंगा कि जी मुझे इस तरह के लोग चाहिए। तो उनके हिसाब से इंडस्ट्री के साथ मिलके स्किल डेवलपमेंट वाले सिलेबस बनाएंगे कि जी हमें इनको प्रैक्टिकल ये चीजों का कराना है, थ्योरी इस चीज का पढ़ाना है, ताकि उनका जो स्किल है वो इम्प्रूव हो। तो उस हिसाब से ट्रेनिंग देंगे और जिस इंडस्ट्री के हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया है उसी इंडस्ट्री में उसको प्लेस करेंगे। अब तक ये नेशनल लेवल पे था, जैसे PMKVY 4 है, इसमें इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्रीज को भी अभी इन्वॉल्व करके उनके हिसाब का सिलेबस डिजाइन करवाया गया है, और जिसमें ट्रेनिंग दी जाएंगी और प्लेसमेंट्स करवाए जाएंगे अलग अलग देशों से अलग अलग एरिया में। जैसे हनुमान जी ने बोला फूड, उसमें एक कैटेगरी है, उसमें बहुत सारी है, चाहे वो फिल्म की इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे किसी भी चीज का हो। 50 से ज्यादा। डॉक्टर संदीप, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ। इसके चौथे चरण के अंदर इन्होंने एक, जो मैं सीतारमन जी को सुन रहा था, इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर पार्टनरशिप का कंसेप्ट डाला। तो हाउ इज इट पॉसिबल? PP मोड में वही पार्टनरशिप में वो लोग यही करने वाले हैं
कि गवर्नमेंट उनको एक सपोर्ट देगी, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट के तौर पे नौकरियां प्रोवाइड करेंगे। जो हम लोगों के स्किल डेवलप्ड लोग हैं उनको वो अपॉइंट करेंगे, प्लेसमेंट जो करेगी उसमें गवर्नमेंट, उसमें उनको कुछ R&D, गवर्नमेंट उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अपने यहाँ रिसर्च करवाएगी, उस रिसर्च का पैसा गवर्नमेंट देगी, फिर उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसके बदले में, मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी टाइप में है ये, उस तरह से उनका प्लान है। और उसमें और भी कुछ एडिशंस है इसके सिवाय इसके अलावा भी। और रही बात स्वरोजगार की, ये तो थी अपना रोजगार की, जो इंडस्ट्रियल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है। इसी में एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड की भी, क्योंकि मेरा कोर एरिया फूड से ही है तो मैं मेन फोकस और मेन चीजें उसी की बता पाऊंगा आप लोगों को। तो मिनिस्ट्री की एक स्कीम है SHRISD स्कीम, उसके तहत जिस एरिया में जैसी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने के लिए गवर्नमेंट एक ग्रांट देती है 15 लाख रुपए की या 50%। अब मान लीजिए हनुमान जी किसी एरिया में रहते हैं, आपके यहाँ बच्चे हैं और आपके आजू बाजू में इंडस्ट्रीज भी बहुत है, तो हनुमान जी अगर कोई इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट से ये 15 लाख रुपए लेके, 15 लाख एक लाइन लगाने का है, पायलट स्केल यूनिट किसी भी छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, तो 4 या 5 लाइनों तक आप लगा सकते हैं। मतलब 15 लाख अगर 5 लाइनें लगाएंगे तो 75 लाख तक का एक ग्रांट मिलेगा जो सब्सिडी होगा। उन 5 लाइनों को लगा के आप अपने एरिया के लोगों को 5 डिफरेंट एरियाज, फूड के एरियाज में ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट करा सकते हैं। स्किल डेवलप होने के बाद वो लोग आपके स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के या आजू बाजू के स्टेट्स में जाके रोजगार भी पा सकते हैं और स्वरोजगार भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं उससे। जैसे कि छोटे छोटे काम धंधे अपने स्टार्ट किए जा सकते हैं। उस काम धंधे को स्टार्ट कराने के लिए जैसे PMKVY 2 में इन्होंने मुद्रा कार्ड दिया था जिसके तहत लोन मिलता था। उसके सिवाय स्वरोजगार के लिए अभी गवर्नमेंट 2020 कोविड के बाद से एक छोटे स्वरोजगारों को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम लेके आई है वो है प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME बोलते हैं हम लोग उस स्कीम को। वैसे तो स्कीमें बहुत हैं फूड प्रोसेसिंग में, लेकिन ये छोटे स्वरोजगारों को स्टार्ट करने के लिए या जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम में गवर्नमेंट की सब्सिडी 35% या मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की होती है। अगर एक एग्जांपल दूं कि मैं कोई छोटा काम धंधा 30 लाख रुपए से शुरू करना चाहता हूं, तो उसका 1/3 यानी 35% गवर्नमेंट से मैं 10 लाख रुपए सब्सिडी ले सकता हूं। 20 लाख रुपए मुझे मेरा लगाना है। अगर मैंने कौशल विकास में, स्किल डेवलपमेंट में सर्टिफिकेट है, मुद्रा कार्ड है, तो उसके बाद जो बाकी बचा हुआ 20 लाख है उसमें से 17 लाख तक मैं लोन ले सकता हूँ। मतलब मेरे को, मेरी जेब में सिर्फ 3 ही लाख रुपया चाहिए, 10% मेरा खुद का योगदान होना चाहिए, बाकी 90% में से 35% सब्सिडी मिलेगी और बाकी आप अपना लोन से उसको ले सकते हैं। लोन लेना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि लोन के बिना सब्सिडी नहीं देती है सरकार, उनको चाहिए क्रेडिट लिंकेज। क्रेडिट लिंकेज होगा तो आपका, चाहे आपके पास ज्यादा पैसा भी है तो आपको 10% तो लोन उसमें ऐड रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के थ्रू ही उन लोगों को प्रोजेक्ट वो लोग अप्रूव करते हैं और वो जो पैसा सब्सिडी का आएगा वो भी आपके लोन अकाउंट में ही आएगा। और लोगों ने पहले भी, जैसे गवर्नमेंट भी हर साल अपने आप को अपग्रेड करती है, कुछ लोग गलत काम हो जाते हैं, गवर्नमेंट को बाद में रियलाइज होता है, तो उसमें भी इन्होंने क्या किया है कि 3 साल तक आपको यूनिट चलाना जरूरी है। नहीं तो अगर 3 साल से पहले आप अपना यूनिट बंद करते हैं तो उसमें आपको वो लोन और वो सब्सिडी दोनों ही आपको वापस करना पड़ेगा। 3 साल तक आपका बिजनेस चलता है, उसके बाद आगे चलता है तो सब्सिडी कट जाएगा, सिर्फ लोन रीपे करना है। तो ये है छोटे रोजगारों को प्रमोट करने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे साहब हमारा तो ऑलरेडी चल रहा है, अब हम इसको बड़ा करना चाहते हैं या और बड़ा बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी 2-3 तरह की स्कीमें हैं। कुछ कोल्ड स्टोर्स के लिए स्कीम है जिसमें 10 करोड़ तक की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, क्योंकि अपने अलग अलग एरियाज में कोल्ड स्टोरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टोर हाउसेज नहीं है अपने जो फल सब्जियां और फ्रेश का जो प्रोड्यूस है उसको स्टोर करने के लिए। इसके सिवाय अगर किसी को फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगानी है तो उसके लिए भी 5 करोड़ तक की सब्सिडी है। अगर ऑलरेडी किसी की चल रही है और वो उसके कैपेसिटी 25% और बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए उनकी यूनिट एस्टेब्लिशमेंट स्कीम है।
अगर किसी भाई के पास जमीन है और बोल रहे हैं कि आओ मैं खुद इंडस्ट्री लगाऊंगा या और लोग इंटरेस्टेड हैं उसके ग्रुप में लगाने के लिए, तो एक मिनी फूड पार्क की स्कीम है जिसमें उस जमीन को डेवलप करने के लिए बाउंड्री वॉल, रोड बनाना, स्टोर हाउस, गोदाम, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लगाना, उसके लिए 10 करोड़ तक की गवर्नमेंट सब्सिडी की सपोर्ट देती है। वो लैंड डेवलप हो जाएगी, उसके बाद उसमें 5 यूनिट, मेरी जो पहली 5 यूनिट आएंगी उसके लिए भी हर एक के लिए 5-5 करोड़ दे सकती है। तो वो जो जिसके पास 10 एकड़ जमीन है अपनी खुद की एक साथ में, वो या तो खुद भी 5 यूनिट लगा सकता है या खुद लैंड डेवलप करके उसको लीज पे देके बाकी लोगों की भी इंडस्ट्रीज लगवा सकता है। तो पहली 5 यूनिट्स को उसमें सब्सिडी भी मिलेगी, उसके बाद वाली यूनिट्स को उसमें नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक ही मिनी फूड पार्क, जिसको ये लोग एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बोलते हैं, वो दिया जाएगा। एक से ज्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं देंगे, या उसमें पहले कोई मेगा फूड पार्क है या और कोई डेजिग्नेटेड फूड पार्क है तो भी नहीं मिलेगा। कोल्ड स्टोर्स हो गए, फिर ये यूनिट हो गई, इसके सिवाय स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो गए। तो ये तो हो गई सेंटर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम। इसके सिवाय स्टेट गवर्नमेंट्स हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की भी अलग अलग लेवल की अपनी अपनी स्कीम है, जिसमें कुछ स्कीम्स तो इतनी अच्छी है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की एक कोल्ड स्टोर की स्कीम है जिसमें 75% तक सब्सिडी है ना। तो ये हो गए स्वरोजगार के ऑप्शंस जो गवर्नमेंट चाह रही है लोगों से कि वो अपना रोजगार खुद लगाए और बाकी लोगों को भी रोजगार दे। इसमें अगर आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं और सर मैं आपको फिर वापस लेऊंगा, मेरे 2 पैनलिस्ट और हैं। डॉक्टर सुवालाल जी, आप डॉक्टर संदीप जी थे जो पहले फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए थे, अभी अरुणाचल यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हैं। तो एक तो डॉक्टर साहब संदीप जी, आप ईमेल एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पे कर दें ताकि मेरे जो यूथ जुड़े हुए हैं वो आप इनको गाइड कर पाएं। ये अपेक्षा रहेगी मैं जो यहाँ कोई प्रोग्राम करूं बच्चों के बीच में जाकर के, तो हम आपसे जुड़े रहें, क्योंकि आप एक ऐसे धंधे से और ऐसे लाइन से भारत सरकार के एक ऐसी शख्सियत के रूप में रहे हैं जिसमें हमारे किसानों के बच्चे आपसे आराम से एक गाइडलाइन ले पाएंगे। इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे एक ऐसा कष्ट करिएंगे। अब मैं डॉक्टर सुवालाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और सीधा सा सवाल मेरा खड़ा है जो यूथ का सवाल है कि 4 चरण हो गए कौशल के, स्वरोजगार की डॉक्टर साहब ने बहुत सारी योजनाएं बता दी, आप इतने करोड़ ले लो, इतने कर लो, बैंक की जो लिक्विडिटी फॉर्म है वो भी आपके सामने प्रस्तुत हो गई सारी बात। और सरकार की, जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट बैंक की जो कंसेप्ट आई है वो भी हमने डिस्कशन की कि आप क्रेडिट लेते रहो, यानी हर बार आप कोई न कोई ऐसी बात करते रहो। तो सरकार इसमें कहाँ खड़ी है? क्या अप स्किल होकर के या फाइनल होने के बाद में सरकार की कोई सिक्योरिटी, श्योरिटी या फ्लॉप होने पे कोई सरकार का कोई ऐसा कंसेप्ट, वो हमें एक्चुअल ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम नहीं देख पा रहे हैं। वापिस हम डॉक्टर संदीप और डॉक्टर अनिल वगैरह जुड़े हैं, उनसे भी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सरकार की प्राइवेट का मॉडल जो आया उसके अंदर गति शक्ति की यूनिवर्सिटी खोली इन्होंने, नाइपर की साथ यूनिवर्सिटी खोली, गति शक्ति और आईआईटी साथ में चल रही थी, दुनिया भर की फीस बढ़ी, एक वो बहुत बड़ा एरा चला। उसके बाद में ब्लू कॉलर जॉब जो है गति शक्ति से भी मिले, नाइपर से भी मिले, फार्मा का है नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल के लिए हैं, जो 7 इंस्टीट्यूट खुली है। मैंने संसद का एक सदन सुना, इन सारों की फीसें देखी तो बहुत ज्यादा फीसें थी उसमें। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए एक गांव का बच्चा, जो मेरे साथ में बच्चे कई जुड़े हुए हैं, लोकल हैं, गांव में इनके पिताजी खेती करते हैं, किसान हैं, सारी व्यवस्थाएं उस लेवल से हैं। तो लोनिंग की व्यवस्था तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके पास 3 लाख है तो उसको आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, जमीन है तो उसका कुछ कर सकते हो। ये हम इनसे और जानकारी, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, इनके फोन नंबर हैं, हम और कांटेक्ट में रह करके इनके व्यक्तिगत हम बात करते रहेंगे। हमारे से दूर भले बैठे हो लेकिन सोशल मीडिया से हम जुड़ जाएंगे इनसे। और भी कई हम बैंक वगैरह से लेकर के इनके सेमिनार करवा लेंगे, लोनिंग के जो प्रोसीजर हैं, लोनिंग के प्रोसीजर बैंक वाले बता देंगे, उनसे भी जुड़ लेंगे। लेकिन डॉक्टर सुवालाल जी, मुझे ये बताओ कि हम इस बात को कहाँ खोजें कि सरकार के अंदर जो नौकरी का मॉडल है
जिसके अंदर बच्चे कोचिंग में भी जा रहे हैं, बच्चे IAS RAS भी बनने की कर रहे हैं, बहुत बड़े सेंटर खुले हुए पड़े हैं नीट के सिलेक्शन के लिए, एक मेडिकल लाइन, नाइपर लाइन वो भी खुल रही है। दुनिया भर के पैसे बर्बाद होने के बाद में जो सरकार के पब्लिक सेक्टर के जॉब हैं वो बिल्कुल कर्टेल हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में प्राइवेट में स्किल रीस्किल और इसमें आपको बुक कर दिया कि भाई आप ऐसे बैंकिंग में कर जाइए, हम आपको जहां जहां जैसी स्टेप पे हेल्प करते रहेंगे। तो इस पे आप क्या थीम देना चाहेंगे? फिर मैं जाऊंगा रूपचंद जी के पास में, जो एक दार्शनिक हैं सोशियोलॉजी के और इंटरनेशनल पकड़ रखते हैं। तो डॉक्टर सुवालाल जी, ओवर टू यू। धन्यवाद हनुमान राम जी। देखिए, कई सारी बातें तो संदीप जी ने बता दी है। मैं एक यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी लेवल और हायर एजुकेशन लेवल पर सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, ये चीज़ें मैं बता पाऊँगा। देखिए, हमारे देश में जो युवा है वो परमानेंट सरकारी जॉब में ज़्यादा विश्वास करते हैं, खासकर जो गांव से जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के युवा है उनको स्थायी और सरकारी जॉब चाहिए। दूसरा ये है, लेकिन जो सरकार है वो जो युवा जो चाहते हैं स्थायी और ये सरकारी जॉब, सरकार उसको अस्थायी और प्राइवेटाइज के रूप में बढ़ा रही है, प्रमोट कर रही है। हम देखते हैं कि हमारे देश में 2 प्रकार के सिस्टम हैं, 3 प्रकार के सिस्टम है। एक तो है सरकारी सिस्टम, जिसमें हर साल रोजगार कम होते जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो या और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब उनकी जो कैपेसिटी है, जो जॉब जनरेशन की है, वो कम होती जा रही है। और तीसरा है कॉरपोरेटाइजेशन, जो कॉरपोरेट के रूप में जो देश में सिस्टम बन रहा है, ये सबसे ज़्यादा जॉब देने की क्षमता इसकी बढ़ रही है। लेकिन ये क्वालिटी पर बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पर बिलीव नहीं करते हैं। तो अब हमारे सामने 3 सिस्टम या 3 मॉडल है, सरकार के जॉब, प्राइवेट के जॉब और कॉरपोरेट के जॉब। सरकार के जॉब तेजी से कम होते गए और भी होंगे, क्योंकि सरकार तो प्राइवेटाइजेशन और पार्टनरशिप पर बिलीव कर रही है। प्राइवेटाइज के नाम पर कॉरपोरेट को दे रही है और पार्टनरशिप के नाम पर कॉरपोरेट के साथ पार्टनरशिप कर रही है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, इनकी कैपेसिटी और जो जॉब जनरेशन की है वो कम होती जा रही है। वो इसलिए कम हो रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, इनके पास सबसे ज़्यादा जो जॉब होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के ही होते हैं। जैसे संदीप जी जो जुड़े हुए हैं, उनका जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा ऐसे सेक्टर है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है। देश में हो क्या रहा है कि पिछले 7-8 साल से मैन्युफैक्चरिंग का जो लेवल है वो बढ़ नहीं पा रहा है। मतलब देश से मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो जिस तरीके से देश अगर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इनकम जनरेट नहीं होगी, और इनकम जनरेट नहीं होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। तो प्राइवेट सेक्टर की हालत यह है कि ये जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो क्षमता है वो एक्सपोर्ट करने की हो नहीं रही है। वो एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको जो सरकार से जो सहायता और जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तीसरा है कॉरपोरेट का। कॉरपोरेट में क्या होता है कि उनको एक अपना स्टैंडर्ड, अपना क्राइटेरिया का स्किल भी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। और ये कॉरपोरेट क्या करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से मशीन का यूज करते हैं, जैसे आपने भी बताया और संदीप जी भी बता रहे थे, ऑटोमेशन है। बिल्कुल रोबोटिक है, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये इन्वॉल्व हो गया।
तो ठीक है। तो कॉर्पोरेट है वो सबसे ज्यादा मशीन का उपयोग करने की वजह से वहां पर युवा सिर्फ वो ही जा सकते हैं जो आपने कहा कि जो 3 स्टेज से गुजरे, स्किल और रीस्किल और अप स्किल, इनसे जो गुजरे वो ही कॉर्पोरेट में जॉब ले सकते हैं। अब ये कितने हैं ऐसे स्किल और रीस्किल और अप स्किल से गुजरने वाले? अगर मैं ये देखता हूँ कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। हो क्या रहा है कि सरकार एक तरफ तो रिसर्च और ट्रेनिंग में फंड कम कर दी है। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, पब्लिक सेक्टर को जो सरकार दिया करती थी, 10% सरकार का हर डिपार्टमेंट का जो बजट होता था उसका 10% रिसर्च और ट्रेनिंग में ही के लिए दिया जाता था, वो आज घट के 5% हो गया है। तो जब रिसर्च फंड और ट्रेनिंग फंड कम हो रहा है तो इंस्टीट्यूशन जो सरकार के हैं वो ट्रेनिंग कैसे देंगे, वो रिसर्च कैसे करवाएंगे? और दूसरा यह है कि एजुकेशन का जो फंड होता है ये भी आप देख रहे हो कि कम से कम होता जा रहा है। हर साल बजट में 25% कम होता जा रहा है एजुकेशन का बजट। एजुकेशन जो होता है हायर एजुकेशन खाली डिग्रियां बांटना भी नहीं होता है। हायर एजुकेशन से ट्रेनिंग भी जुड़ी होती है, स्किल भी जुड़े होते हैं, रिसर्च भी जुड़ा होता है और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो भी जुड़े हुए होते हैं। मैं सुवालाल जी मैं इंटरवेन कर रहा हूँ, मैं सरकार की पॉलिसी इंटरवेन कर रहा हूँ आपके बीच में। अभी भारत सरकार ने अनुसंधान एनआरएफ के नाम से 50,000 करोड़ का फंड, जिसमें 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से आएगा और बाकी का जो फंड है वो गवर्नमेंट देगी। तो वो अनुसंधान करेगी। नेशनल इसमें कोई फंड का नाम दिया है, इसमें रिसर्च के, हाँ, नेशनल रिसर्च फंड के नाम से आएगा। अब ये लोग आपकी यूनिवर्सिटी से ये टोटल फंड जो है ये प्राइवेट एरा, ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो इनको मतलब रिसर्च का सेंटर जो है वो इंडस्ट्री हो जाएगी। ये गवर्नमेंट की मैं पॉलिसीज पढ़ रहा हूँ, मैं कदम से कदम मिला के सरकार के योजनाओं को सुनता हूँ, तो उसमें ये अभी बिल पास हुआ है जिसमें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के नाम से 50,000 करोड़, तो संसद में पूछा गया कि भाई आप 36,000 करोड़ प्राइवेट वाला कौन देगा? तो संसद में ये घोषणा हुई कि हम इनको ही दे देंगे, ये रिसर्च करेंगे। अब ये मेरे सामने सवाल खड़ा है कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी के ढांचे, इतने बड़े स्टूडेंट, इनको आप डिग्री दे करके क्रेडिट बैंक में आप उनको एक डिग्री का पल्ला दे दें, लेकिन पीएचडी वगैरह सारे सिस्टम इंडस्ट्रीज करेगी या पब्लिक सेक्टर के लोग करेंगे? जैसे मॉन्सेंटो कंपनी ने अपना सेटअप खड़ा कर रखा है, बेयर ने अपना सेटअप कर रखा है। इनका सोच ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ अपनी जगह मायना रख रहा है, इसलिए इनको दे दो और इनको थोड़ा सा फंड हम दे दें, बाकी ये खुद कर लेंगे। ये अभी बिल पास हुआ, उसको आप एनआरएफ के नाम से आप इस बिल को पढ़ना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने कई साथियों को कहा भी था कि जहां भी आप जिस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स लेके बैठे हैं उन लोगों को रिसर्च के अंदर इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। तो सुवालाल जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं इसके बीच में थोड़ा सा सोशियोलॉजी के तौर पे, रूपचंद जी आप 5 मिनट में यह बात करें कि यूथ 64%, 15 साल से 59 की एज के बीच के, सरकार ने अपना एक ढांचा खड़ा कर दिया और सरकार ने उंगली बता दी कि आप इस दिशा में अपने तरीके से जाइए। अब इन सारी भागदौड़ भरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल का कंसेप्ट भी आप पढ़ते रहते हैं, भागदौड़ भरी दुनिया में भारत हाईएस्ट यूथ पावर रख रहा है। इसके अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मॉडल में क्या एक व्यवस्था कायम आ रही है? क्या इनको एग्रीकल्चर की तरफ मूवमेंट किया जाए या कोई और किसी लाइन में पकड़ा जाए या ये डिग्रियां दे करके बैंक में डाल दी जाए, या क्या ऐसा सोच रखते हैं? वो आप 5 मिनट में कहें, ताकि मैं फिर डॉक्टर संदीप से और सुवालाल जी से भी इन पे टिप्पणी लेऊंगा, फिर बाकी साथियों के साथ जुड़ना चाहूंगा। ओवर टू रूपचंद जी। सबको नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप अच्छा, आप जे.एंड.के से हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के यूथ के बारे में। इसमें एक डेवलपमेंट मॉडल वो है जो यूरोप और अमेरिका में चलता है। उसमें है
कंपोजिशन उसकी है कि पॉपुलेशन वहाँ कम है और कंजम्पशन वहाँ हाई है, टेक्नोलॉजी वहाँ हाई है और मौसम थोड़ा सा अनफेवरेबल है क्योंकि वहाँ 9 महीने सर्दी रहती है वगैरह वगैरह। अब इन 4 पोजीशनों के मुताबिक उन्हें अपना डेवलपमेंट प्लान सोचा है यूरोप वालों ने और अमेरिका वालों ने, क्योंकि अमेरिका में यूरोप वाले गए थे, तो यूरोप वालों ने जो आपका डेवलपमेंट प्लान है वो इस कंसेप्ट से है कि लेस पॉपुलेशन, मोर कंजप्शन, हाई टेक्नोलॉजी एंड अनफेवरेबल सी। हमारे यहाँ रिवर्स है कि हम लार्ज पॉपुलेशन है, एक बात, टेक्नोलॉजी हमारे पास कम है, यूथ फोर्स बहुत है और जो कंजप्शन बड़ी लो है और क्लाइमेट जो है वो एग्रीकल्चर फेवरेबल है। और इसमें 2 पॉइंट ऐड कर सकता हूं मैं से ज़्यादा कि जितनी एरेबल लैंड इंडिया में परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास है, इंडिया के टोटल एरिया और एरेबल लैंड वो है 51%, और इतनी परसेंटेज में वर्ल्ड में किसी बड़े कंट्री के पास इस परसेंटेज में एरेबल लैंड नहीं है। एक बात आ गई। अगर इंडिया के साथ आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इनको मिला लो और अफगानिस्तान को, तो ये एक ऐसा जोन बनता है जो हम एग्रो क्लाइमेट जोन के मुताबिक एक ग्लोबल किचन बन सकते हैं और जॉब क्रिएट कर सकते हैं यूथ के लिए। क्या स्किल बड़ी हाई होनी चाहिए और उसके लिए हमारी एक जो बच्चों को हम जो पढ़ाना भी दे रहे हैं उसके लिए चाहिए कि ये जो अपना स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3, स्किल 4 फेज का एक सवाल उनसे पूछने के स्किल 1 के बाद कितनी एम्प्लॉयमेंट, कोई है जवाब? एक बात। स्किल 2 के बाद जॉब कितनी क्रिएट हुई? दूसरी बात। स्किल 3 के बाद कौन सी जॉब क्रिएट हुई? तीसरी बात। और चौथा के स्किल 4 के बाद क्या जॉब क्रिएट होगी? एक। ये इन तीनों क्वेश्चनों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि सारा सिस्टम जो प्राइवेटाइजेशन। मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपका अहम पॉइंट मैंने पकड़ा है। डॉक्टर संदीप, आप रूपचंद जी ये कह रहे हैं कि हम ग्लोबल किचन दे सकते हैं, यानी दुनिया को भरपेट भोजन दे सकते हैं। आप फूड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में इतनी हमारे पास एल्यूबल सोई थे, तो हम यूथ फोर्स को इंडस्ट्री की तरफ ही क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? हम क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग के आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो इंडस्ट्री वाले इसको कैप्चर कर पा रहे हैं? इसके क्या रीजन हो सकते हैं? क्या इनको कोई प्रायोरिटी दी जा सकती है इस यूथ को जो खेत से जुड़ा हुआ है? क्या एक किसान के बेटे को आप कोई अलग से कोई ऐसी योजनाएं आपके वहां कोई चली है? इस बात का थोड़ा सा ज्ञान करें, फिर मैं सुवालाल जी से इस पे इंटरवेन करने की बात कहूंगा। जी हनुमान जी, आपने बहुत सही सवाल किया है कि गवर्नमेंट का जैसे 2015-16 से ये टारगेट था कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए। साथ में जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी साहब बता रहे थे कि प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं और रोजगार, एक्चुअली देखा जाए कि पिछले 70 साल में हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे ज्यादा फोकस नहीं किया। हम लोग आज भी गांव गवांडों में अपने बच्चों को ना सिर्फ नौकरी की तरफ वो करते हैं, उनको बचपन से ही कि भाई हमारे बच्चे पढ़ लिख ले और अच्छी नौकरी लग जाए, जबकि एग्रीकल्चर का यूथ धीरे धीरे नौकरी में आ गया। अब नौकरियां भी कम हो गई, तो जो हम लोगों का टारगेट था कि देश की तरक्की कैसे हो, तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप चाइना जैसी कंट्री को उठा के देख लीजिए, अकेले एग्रीकल्चर से नहीं होगा। फिर फार्मर्स की आमदनी भी बढ़ानी है। 60-70 साल से हमारे फार्मर्स धीरे धीरे करके उनकी आमदनी घटती जा रही है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है। तो जो आमदनी बढ़ाने का या फार्मर की इनकम डबल करने का इकलौता तरीका गवर्नमेंट के पास जो है वो पॉलिसी मेकिंग से नहीं है, वो फूड प्रोसेसिंग से है। बाकी कोई भी प्रोडक्ट आप दुकान पे जाके खरीदिए, चाहे साबुन है, चाहे तेल है, चाहे खाने की वस्तुएं हैं, उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? वो कंपनी वाला। किसान भी जो बनाता है वही डिसाइड करता है, लेकिन किसान को ऐसा हक नहीं दिया गया एमएसपी का कि जी मैं गेहूं उगा रहा हूं तो मेरा गेहूं किस रेट में बिकेगा मुझे डिसाइड करने का हक है ना। जब साबुन वाली कंपनी को साबुन का रेट और दवाई वाली कंपनी को दवाई का रेट डिसाइड करने का हक है, बट हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है। तो फार्मर को अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग से जोड़ पाए, मान लीजिए
मेरे यहाँ संतरा होता है, मेरे बाग है संतरे के, अगर मैं उस संतरे को सीधा बेचता हूँ ए ग्रेड को तो मुझे बड़ा अच्छा दाम मिलता है, लेकिन उसमें बी और सी ग्रेड जो फल निकलता है वो उसका रेट मुझे बिल्कुल कौड़ियों के दाम देना पड़ता है। तो उन चीजों को कौड़ियों के दाम ना देके अगर हम उसका जैम बना ले, जूस बना ले, या कोई भी छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा पाए। मैं आपको इंटरवेन कर रहा हूँ सर, संदीप सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने इतना कुछ ये बैंक के अंदर हमने क्रेडिट जमा करा दिए, हमने पूरी ट्रेनिंगें ले ली, मेरा मकसद ये है कि कोई भी गांव से, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म में वही लोग फिट हो रहे हैं, यानी बड़ी इंडस्ट्री वाला ही छोटी इंडस्ट्री खोल कर अपना धंधा उसमें जमा रहा है। ये कोई ऐसी योजना सरकार की हो जिसमें प्राथमिकता हो गांव के किसी फार्मर को, या उनके लिए कोई ऐसा रिजर्वेशन या ऐसा सेटअप है, या इंडस्ट्री के लिए ही है। जब इंडस्ट्री के लिए है तो ये तो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, बिरला, टाटा, ये सारे वही लोग काम करेंगे। और इंडस्ट्री का जैसे आप कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर इसका क्राइटेरिया नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम सरकार के साथ में ये अपेक्षा करें या ये बात रखें कि हमारा जो यूथ है, आपने ये, मैंने क्यों किया ये सेशन, प्रमोद महाजन ग्रामीण स्किल के इन्होंने 511 केंद्र खोले। केंद्र की जब मैंने डिटेल पढ़ी तो वो डिटेल कुछ तो फोर्स को भेजना इनको विदेश को, 16 देशों के अंदर 40 लाख, कुछ फोर्स को इनको लगाना है वो बंबई के अंदर वो मकान चुनने के उस लाइन पे। इस लाइन में कोई नहीं, इनका एग्रीकल्चर का भी उसमें डाला कि ड्रोन कैसे चलेगा, वैसे कैसे चलेगा। कहने का मतलब है कि ये व्यवहारिक तो नहीं है कहीं ये मॉडल। आप स्किल किन को कर रहे हो? जो लोग खेत में काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई ऐसे मॉडल, ऐसी कोई आपके फूड प्रोसेसिंग में आप काफी रहे हैं, एक हस्ती के रूप में रहे हैं, कोई ऐसी योजना है तो उसको बताओ। फिर मैं सुवालाल जी से 2 मिनट का इंटरवेन लेकर के और कुछ हाथ खड़े किए हुए लोगों के उनको भी मैं ले लेता हूं, तो आप अपनी बात को रखिए सर। नहीं, जैसे मैंने आपको ये पीएम एफएमई स्कीम जो बताई थी, वो छोटे लोगों के अपने जो शुरुआती दौर में जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, या छोटे किसान भी हैं वो अपनी कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। इसके सिवाय जो आपका एमएसएमई की स्कीमें हैं, जिसमें जैसे कि केवीआईसी है, जो विलेज एंड खादी ग्राम उद्योग वाला विभाग है, उनकी भी ऐसी स्कीम है जिसमें 1-1 लाख रुपए तक की वो मशीनें और ट्रेनिंग लोगों को मुहैया कराते हैं। आपके एरिया में जो भी केवीआईसी के ऑफिसेज है, वहां जाके छोटे किसान भाई जो छोटे अपने जिनके पास जमीन कम है या पैदावार कम है, वो भी अब, क्योंकि जो बड़े किसान है उनको तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं पंजाब में 1.5-2 साल पोस्टेड रहा, तो वहां जब हम लोग इन स्कीमों की अवेयरनेस करने जाते थे तो वो लोग बोलते थे साहब इससे कितना पैसा आ जाएगा। तो मैं कहा जी शुरुआती दौर में आप 25-30 हजार रुपया महीना बैठ के कमा सकते हैं। तो उनका बोलना ये था, बोला साहब हमारे 60 किले हैं, हम तो बोला 3-4 तो सीरी रखते हैं, इतनी इससे ज्यादा तनख्वाह तो हम उनको दे देते हैं। मैं कहा साहब आप लोगों के लिए ये स्कीम नहीं है, जो छोटे गरीब किसान भाई हैं उन लोगों के लिए है जो कि एक आमदनी का जरिया शुरुआती दौर पे करना चाहते हैं, या जो अपनी जो छोटी पैदावार है जिससे वो 5,000 कमाते हैं उसको वो 25-30-50 हजार में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, मैं पहले तो स्वागत कर लूं डॉक्टर अतवीर जी चौधरी चंद सिंह, यूनिवर्सिटी से हमारे साथ इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो भी जुड़े हैं इकोनॉमिक्स के एरा में, इनसे भी सवाल करूंगा। बहुर जी आप कुछ हैंड रेज कर रहे थे, अपनी बात को संक्षेप में रखिए। फिर जी, मैं जी, जी। मेरा केवल सर इतना ही निवेदन था कि बहुत बढ़िया रिदम में डॉक्टर संदीप जी और डॉक्टर सुवालाल जी सर का वक्तव्य चल रहा है, मजा आ रहा है। और मतलब इनको सुनकर के यूं लग रहा है कि हम कोई नई चीज सीख रहे हैं। और मैं नोट कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज 1 मिनट, बीच में जो इंटरवेन करने वाला सिस्टम है ना, ये मुझे ठीक नहीं लगा। मैं माफी चाहता हूँ आपके लिए सर। मैं आपको नहीं, इंटरवेन तो इसलिए है कि सेशन को ठीक नहीं है, बहुत सारे, ठीक है, बात आपकी मान ली, ठीक है, हाँ ठीक बात है। हाँ, ये हैंड रेज एक और कर रखा, आपका कोई व्यू पॉइंट हो तो दे दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम विंग कमांडर अमन चौधरी और मैं नागौर का हूँ। मैं रक्षा मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर था, और जो जितनी भी बातें बोली थी, मैं एक पॉइंट ये रखना चाहूंगा कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के देखो 2 बेसिक रीजन है यहाँ पे। एक होता है पॉलिटिकल ड्रिवन, एक होता है इंडस्ट्री ड्रिवन। तो उनके एक कुछ न कुछ हिडन मोटिव्स होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि रियल जो स्टेक होल्डर है उनको बेनिफिट लास्ट में नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छी बात संदीप सर ने भी बोली और डॉक्टर सुवालाल जी, रूपचंद जी ने,
तो जिस वे में हम आगे जा रहे हैं, जब तक अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें, एग्रीकल्चर को देखें, मैन्युफैक्चरिंग को, तो हमारी आजादी के बाद सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा रहा है जिसने हमेशा नेट पॉजिटिव एक्सपोर्ट किया है और हमारी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को वहां पे उन्होंने एब्जॉर्ब किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम किसान लोगों या नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है और मार्केट को कैप्चर करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम उसको जो प्राइस को मीट नहीं कर पाते। तो सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए बसा है ऐसा जिसमें फूड प्रोसेसिंग, डॉक्टर संदीप ने बोला बहुत अच्छी चीज है। पॉलिसीज गवर्नमेंट की बहुत सारी है। उन पॉलिसीज में जो मेन लूप होल होता है वो है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन और कॉर्पोरेट हाउसेस पॉलिसी को बनाते हैं, रियल जो स्टेक होल्डर पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे एक यूथ को या फिर हमारे जितने भी लोग हैं उन पे हेजिटेशन रहती है। हेजिटेशन ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में जो छोटा मोटा करप्शन या फिर उनको उसका अवेयरनेस नहीं होती कि पेपर वर्क, सपोज मुझे इंडस्ट्री लगानी है कि मुझे 20 लाख रुपए लगा, मैं कहता हूँ कि मुझे 20 लाख लगा के काम धंधा शुरू करना है, तो उसको जितनी हर्डल्स होती है इनिशियली उस काम के फर्स्ट आउटपुट प्रोडक्ट निकलने तक, तो उसकी एनर्जी वहां पे 80% 90% वहां पे खत्म हो जाती है। तो मेरा ये था कि जो यूथ है हमारे एरिया का, उनमें बेसिक अभी पढ़ाई के बाद दो चीजों की कमी है। एक है कम्युनिकेशन की और दूसरी है उनमें बिहेवियरल साइंस की। इसी के कारण जितनी हमारी वाइट कॉलर जॉब है मेन इंडस्ट्री में, वो या तो इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े लेके जाते। इंजीनियरिंग करने के बाद भी हमारा यूथ बीटेक के बाद यहाँ आके बोलता है कि मैं 3rd ग्रेड की टीचर के लिए, पुलिस के लिए फॉर्म भरते हैं। सर मैं ऐसे 100 युवाओं को जानता हूँ। एक पिछले महीने मिला जो बीटेक आईआईटी दिल्ली से हैं, फिजिक्स ऑनर्स में किया, 2016 से यहाँ बैठे हैं और आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूथ है। क्यों? कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी नहीं है और बिहेवियरल साइंस हमने कहीं पे भी किसी भी स्कूल के मॉड्यूल में, हमारे घरों में बंद हो गया। अभी घरों में पहले दादाजी, पापा जी, चाचा जी सब डांटते थे कि बच्चा भाई ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे आपको बोलना है। तो पिछले 10 और पिछले 20 सालों में ये दो ऐसी चीज है जिससे हमारा यूथ पीछे रह रहा है। हजारों स्कीम्स आएगी, लेकिन जब तक हम दोनों को सुधारेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे। सर मैं एक स्टूडेंट को आपके साथ जोड़ रहा हूँ। संस्कृति करके जुड़ी हुई है, एसएससी की 3-4 बार आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं। संस्कृति, अपना माइक खोलो और आप क्योंकि विंग कमांडर हैं, शायद ये भी कहीं एयरफोर्स मिलिट्री के नहीं में 2-3-4 जगह दिया, कहाँ गई और क्या एक्सपीरियंस हुआ, 2 मिनट में संस्कृति बेटा अपनी शेयर करें सर के साथ में। फिर मेरे पास में डॉक्टर अनिल भी जुड़े हुए हैं, उनसे वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम किए हुए हैं, नेस्ले कंपनी के 10 साल रहे हैं, उनसे कुछ शेयर करेंगे, सुवालाल जी से लेंगे। संस्कृति आप माइक खोल सकें तो अपनी बात को रखें। क्या आपका एक्सपीरियंस रहे? आप एनसीसी में थी और एनसीसी से आप एसएससी में गई और जॉब के अंदर किस तरीके की हुई, अभी तक इसका हुआ नहीं। संस्कृति आप अपना माइक खोलिए और बात रखिए अपनी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है और मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एमबीएम जोधपुर से। और मैंने एनसीसी की है 3 साल की और मेरे पास सी सर्टिफिकेट है। और उसके बाद मैंने टेक्निकल और एनसीसी दोनों फील्ड से अब फॉर्म भर के मैंने एसएसबी के लिए ट्राई किया है। और एक्चुअली सर मैंने 5 बार ट्राई कर चुकी हूँ और 5 बार आई एम स्क्रीन आउट। रीजन आई थिंक सबसे पहले तो मेरा कम्युनिकेशन था, फिर मैंने उसको सुधारा और अभी भी मैं उसी फॉर्म पे हूँ, उसी पाथ पे हूँ। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि शायद इस बार मेरा इंटरव्यू नवंबर एंडिंग में है इलाहाबाद, तो मैं चाहूंगी कि इस बार मैं शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ। और रही बात, मैंने बहुत सुना है, बहुत कुछ किया तो नहीं है, मेरे को 1 साल हुआ है डिग्री किए हुए। और मैंने यही देखा है मेरे साथ वालों को या खुद को कि लोग इंजीनियरिंग करके भी, सर ने जैसे कहा 3rd ग्रेड एसआई आरएस, मैं खुद भी डिस्टर्ब हो गई थी। बट नाना जी ने मेरे को चीज बोली है कि आप आर्मी में ही जाओ, अगर आपका है सोच वही है, तो मैं उसी में ट्राई कर रही हूँ। तो सर मुझे बस इतना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूँ, या फिर मैं अपने परफॉर्मेंस में ऐसी क्या चेंजेस लाऊं
कि मैं कुछ ना कुछ ठीक है क्रैक बेटा, करूं तेरी इंटरव्यू बात आ के। गई, बात आ गई। सर को जवाब देने दे, बात आ गई तुम। हाँ सर, दो मिनट में इसको मोटिवेटिव बात कह दीजिए, फिर मैं और यूथ होगा तो लेने के बाद में मैं बड़े लोगों को लेऊंगा। यूथ की बात नहीं सुने तो सेशन का अधूरापन रहेगा। मैं एक ही मिनट बोलिए सर कि जो हाँ। मैं जिस कॉलेज से जहां से आई है उसी वहां से एनसीसी का मैं भी स्टूडेंट था, आरडी परेड का स्टूडेंट था, 2005 बैच का वहां पे। ये बहुत अच्छी बात है कि डिफेंस में आना चाहती है। जो मैंने पहले बोला था कि कम्युनिकेशन स्किल के साथ कॉन्फिडेंस, जो हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है वो बिलो एवरेज है। अगर कॉन्फिडेंस आप मेंटेन करो, कम्युनिकेशन स्किल से ज्यादा सुपीरियर है कॉन्फिडेंस। हमारे सभी हम क्या करते हैं कि इंग्लिश को हवा बनाते हैं। आपकी अगर आप बेसिक अंडरस्टैंड करोगे, अच्छा कॉन्फिडेंस रखोगे, एसएसबी क्या दुनिया को कोई भी एग्जाम आप आराम से पार करोगे। मेरे से जुड़ना, आपको आपकी क्या कमियां हैं उन पे 2 मिनट में आपको डिस्कस करके बता दूंगा। सर से आप कांटेक्ट में ना सर को शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नवंबर एसएसबी। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर। मेरे साथ में एक अल्फा सेंचुरी है, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप बोलिए अल्फा क्या कहना चाहेंगे। मेरा ही नाम विंग कमांडर अमन चौधरी है। अल्फा सेंचुरी नाम आपको दिखा रहा है। हाँ, क्या 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 नाम बताया सर आपने? मेरा नाम ही विंग कमांडर अमन चौधरी है, अल्फा सेंचुरी करके दिखा रहा है आपको। हाँ सर, बताइए बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। और बच्चे मेरे साथ कोई जुड़े होंगे तो अपना हैंड रेज कर दीजिए बच्चों, और आप कर दीजिए, फिर मैं सुप्रीम क्रीम को बाद में आपकी गाइडलाइन में लेऊंगा। हाँ सर, बोलिए आप। हनुमान सर, मैं बोल चुका हूँ संस्कृत है, अभी मैं ही बात कर रहा था। मेरा ही नाम विंग कमांडर अमन चौधरी। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, आप माइक बंद कर दीजिए सर। और कोई यूथ में से कोई बात कहना चाहे? रणवीर सर है, ऋषि बेड़ा है, संस्कृति आ गई, सत्यम जितेंद्र हैं जो लॉ ग्रेजुएट भी हैं, और कोई SLBS जोधपुर से कोई अपनी बात हो तो हैंड रेज करिए, माइक खोलिए, बात रखिए, फिर मैं लेऊंगा। डॉक्टर सुवालाल जी कुछ इंटरवेन करेंगे। ऋषि बेड़ा बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए ऋषि बेड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी वक्ता और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिचपाल बेड़ा है। सर, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था काफी टाइम से, तो उसमें क्या पेपर लीक वगैरह है, ये बहुत ज्यादा मामले आ रहे थे। तो सर मैंने 2021 में ऑनलाइन अर्निंग सोर्स के बारे में चालू किया सब कुछ, है ना। तो अब मैं स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, और उसका काफी मैंने नॉलेज ले रखा है। और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक जो भी मेरे मित्र वगैरह है उनको गाइड करता हूँ साथ में ऐड करके। तो सर, इस दिशा में जाना ठीक है या मैं अपना गवर्नमेंट जॉब वाला फील्ड जो करियर है उसको बनाऊं? भाई रिचपाल जी, हमारे पास ऐसा कोई, मेरे ख्याल से ऐसा पैनलिस्ट नहीं है। डॉक्टर अनिल, आप कुछ कहना चाहें तो, क्यों आप प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं, इस बच्चे को कोई गाइडलाइन दे पाए तो आप बात रख सकते हैं। डॉक्टर अनिल पनगल, आप प्राइवेट सेक्टर नेस्ले में रहे हैं, तो आप कोई बात इनको कुछ कह पाए तो। नमस्कार जी सभी को। मैं डॉक्टर अनिल पंघाल हूँ और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। और इससे पहले मैंने अपनी BSc MSc कर और PhD फूड साइंस में करके मैं नेस्ले में ऑफिसर लगा था। और जब मेरी प्रमोशंस नहीं हुई थी ऑफिसर से मैनेजर, जब मैं जा नहीं पा रहा था, तो जो भी संस्कृति ने या जो विंग कमांडर जी थे उन्होंने बताया एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक कम्युनिकेशन स्किल्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो आप जिस माहौल में पढ़े लिखे हैं उस माहौल का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा रहता है कि आप किस सराउंडिंग्स में किन बच्चों के साथ आपका कम्युनिकेशन रहा है, आपने उनसे क्या सीखा, ये चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब नहीं हुआ मेरा मैनेजमेंट में, तो एक जैसे SSB होता है वैसे ही नेस्ले में एक स्पार्क नाम से प्रोजेक्ट रहता है, और वो डायरेक्ट ऑफिसर से मैनेजर्स को लेते हैं। मैं जब गया टेक्नोलॉजिस्ट पे, और लास्ट में जब फीडबैक मिला तो यही मिला कि आप जो बोलते हैं, आपकी जो भाषा में गुस्सा है या कुछ ऐसा है, सॉफ्टनेस नहीं है, कम्युनिकेशन में आपकी
स्किल्स अच्छी नहीं है, वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक आपने हो सकता है कि एज एन ऑफिसर और सुपरवाइजर आपने लेबर से डील किया होगा, बट अब आप ऑफिसर से डील करेंगे जो IIT NIT से आते हैं, तो उनको देखते हुए आपको थोड़ा सा ठीक रहना होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम देयर, मुझे रिजेक्शन मिला और उसके बाद मुझे IIM कोलकाता जाने का मौका मिला। मैंने अपना PG डिप्लोमा IIM कोलकाता से किया और फिर दोबारा से नेस्ले ज्वाइन करके और मैं मैनेजमेंट में उनके पास रहा और 10 साल जॉब किया। तो जो मेरा फील्ड जो था वो MSc फूड टेक्नोलॉजी ही था, मुझे फूड टेक्नोलॉजी था, तो मैं फूड टेक्नोलॉजी में MSc था, उसके बाद PhD था। तो मैं PG के बाद, डिप्लोमा के बाद भी IIM से वापस फूड में ही ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज थी उसमें। सो जो जिस चीज़ में मुझे एक्सपर्टाइज है उस फील्ड को अगर मैं ठीक से प्रैक्टिसाइज करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे गेन होगा। इसीलिए जो अभी पूछ रहे थे कि आपको स्टॉक मार्केट और एक्सचेंज का थोड़ा सा ज्ञान है और आप उसको प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं, तो इट्स वेरी नाइस ओवर देयर, डेफिनेटली यू विल अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम देयर। अभी जैसे संजय जी ने बोला कि उन्होंने NCC किया और शी वांट्स टू ज्वाइन द डिफेंस और ऑल दैट थिंग्स, तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा है कि आप कर सकते हैं। तीसरी चीज जो डॉक्टर संदीप जांगू जी ने बोली कि रिलेटेड टू स्टार्टअप, स्टार्टअप में ना एक चीज मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे काफी टाइम से, मैं जब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इससे काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ कि लोग कैसे आते हैं, क्या करना चाहते हैं और वो कहाँ फेलियर हो जाता है उनका। तो इस चीज का भी हम एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने जो मैक्सिमम फेलियर एनालिसिस देखे हैं वो इस वजह से देखे हैं कि लोग स्टार्टअप नहीं करना चाहते हैं, वो सब्सिडी लेना चाहते हैं, है ना। दे दिया 10, आपने 2 करोड़ का लोन ले लिया और उस 2 करोड़ के लोन पर 35% सब्सिडी है, तो 70 लाख आपको मिलेगा। हम उसको टारगेट कर रहे हैं 70 लाख को, रादर देन कि हम एक बिजनेस रन करना चाहते हो, हम एक वो करना चाहते हो। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो गत्ता बनाने की फैक्ट्री के लिए आते हैं, गत्ता बनाएंगे और फिर हम गत्ता बनाने का तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनी रहा है, आप कुछ इनोवेटिव कीजिए, तो वो फिर जैम जेली की बात करने लग जाते हैं कि जैम जेली बनाएंगे जी। मैं अपने जो फार्मर्स के बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो कहेंगे नहीं जैम जेली तो बड़ा कॉन्सेप्ट आजकल चल ही रहा है, क्या बनाएंगे जी, हम ऑर्गेनिक गुड़ बनाएंगे। तो यही जो हमारा कंफ्यूजन है कि हम करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं, ये यहाँ हम थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अच्छे से डिसाइड कर पाए, जो भी विंग कमांडर जी ने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो एक्सपर्टाइज लेवल है, वो जब तक आप उस फील्ड में लेके नहीं आएंगे तब तक सक्सेस रेट आपका बहुत कम रहेगा। और जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है, जो हनुमान राम जी ने इस मीटिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो उन्हीं लोगों को ज्यादा सूट कर रहा है जो ऑलरेडी बिजनेस में, उनके बच्चे या वो कोई और विंग या कोई फर्म बना करके उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली वो यूटिलाइज कर रहे हैं। एक जनरेशन स्टार्ट करती है बिजनेस को, 10-15 साल में इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश कर देती है, क्योंकि उनके माइंड में बिजनेस है, उनके माइंड में सब्सिडी नहीं है, उनके माइंड वो बिजनेस लाइन पे चलना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग उनको वो चीजें मिलती रहती हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी काम हो, चाहे आपकी उसमें रहें, किसी भी चीज में रहें, जरूरी नहीं है कि आप खेती से जुड़े हुए हैं तो जैम जेली और गुड़ी बनाएंगे, है ना। आप ठीक है, आजकल तो बड़े बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ AI डिजाइन के साथ डिजाइनिंग मशीन्स आई हुई हैं, आप कुछ भी डिजाइन करके कुछ भी बना सकते हैं। बहुत सी चीजें हमें कुछ सोच करके, कुछ समझ करके, जब खुद का, आप किसी से सीख नहीं सकते ये चीज। अब एक मैं अपना खुद का वो बताता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कुछ बच्चे जब जैसे पढ़ते हैं, BTech के या MTech के बच्चे आते हैं, तो PhD करने के लिए या रिसर्च करने के लिए लैब में आते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि उनको रिसर्च करनी है PhD के लिए या कुछ ऐसा करना है। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है डिग्री लेनी है, और डिग्री लेने के लिए वो जैसे तैसे इधर उधर से लिख करके, और वो पता नहीं कैसा लिख करके लेके आते हैं। तब हमें खुद लगता है कि ये MTech करके यहाँ तक कैसे पहुंचा, या ये BTech करके MTech में कैसे आया। इस कॉन्सेप्ट, इवन अब जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आजकल जो है
पेशेंस नहीं रहा है, बच्चे सिखा नहीं रहे हैं, पेरेंट्स नहीं सिखा रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है, डेफिनेटली ये उसके आउटकम्स हैं, ये उसकी ठीक है अच्छा रिजल्ट नहीं है, इस वजह से ये रहा है, पर हमें थोड़ा सा अपने युवा पर ध्यान देना होगा, और जो युवा जिस चीज में एक्सपर्ट है वो उस चीज में लगा रहेगा तो उससे कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर अच्छी बात आएगी। धन्यवाद जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने एक बात तो कही। एक सुवालाल जी, मैं आपसे डॉक्टर साहब वाली प्रतिक्रिया पे अपनी बात को 2 मिनट में समाप्त करना, 2-3 मिनट में आप करिए कि जब स्किल के फॉर्मूले में आप इनको ग्रेडिंग कर रहे हैं या इनको नंबर दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। हमारा यूथ को आप कब मानेंगे कि वो ओके है? हो सकता है कुछ ऐसे कर रहे हों, लेकिन मैं जो सोचता हूं मेरे लेवल पे कि गांव के यूथ में वो जज्बा है, वो जोश है, सिर्फ एक उसको डायरेक्शन चाहिए और गाइडलाइन चाहिए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म में गांव का आदमी नहीं है कि पैसे को कैसे संजाया जाए। डॉक्टर जो अतवीर जी जुड़े हुए हैं उनसे, वो इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनसे लेंगे। हो सकता है कि पैसे का ज्ञान हमें नहीं हो, हमें कम्युनिकेशन गैप हमारा वो नहीं हो जैसा उन्होंने विंग कमांडर ने बताया। ये सारी बातें हमारी कमी हो सकती है, उसको किसी प्लेटफॉर्म पे सुधारी जा सकती है, लेकिन जॉब की श्योरिटी, गवर्नमेंट का इंटरवेन नहीं होना, क्या ये सही दिशा है? क्या सरकार किसी के भरोसे छोड़ दे? जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म, बैंक से लोन लेके जिन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री खोल ली, वो अपने किस तरीके से भर्ती करेंगे? आप नेस्ले कंपनी में मैनेजिंग कैपेसिटी में रहे हैं, आप इंडिया के 2% टॉप के जो साइंटिस्ट है उनकी लिस्ट में आप हैं, तो डॉक्टर साहब ये बात मैं सब आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन मेरे यूथ को कहीं ऐसी एक एश्योर ऐसा सिस्टम, या तो यूनिवर्सिटी का ठप्पा या गवर्नमेंट का क्रेडिट, एक इंडस्ट्री वाला उसको क्रेडिट दे, उसका सिलेक्शन करे, उसको भर्ती करे, चाहे तो नहीं करे। ये जो व्यवस्था होच पोच व्यवस्था है, ये यूथ के कहां तक किस लेवल पर अटक रही है, उसमें 1 मिनट का तो डॉक्टर अनिल आप कह दें, फिर सुवालाल जी उसको काउंटर करेंगे आपकी बात को कि हम जो सोचते हैं वो इस लाइन पे सोचते हैं। तो फिर मैं इकोनॉमिक्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जुड़े हुए उनसे बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक में कि क्या गांव का आदमी, हो सकता है हमारा कुछ अल्लड़पन हो, हमारा वे ऑफ टॉकिंग प्रॉपर नहीं हो, लेकिन मेहनत और नॉलेज इसके अंदर ये बात है। तो बोलिए डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को वापस इसको रखिए जो मैंने इंटरवेन करके बात कही, और फिर मैं सुवालाल जी से मेरे सपोर्ट या डॉक्टर अनिल के सपोर्ट में बात को रखवाऊंगा, और फिर मैं आगे के सेशन को डॉक्टर अतवीर जी जो मेरिट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनके पास जाऊंगा और बाकी लोगों को फिर लेऊंगा। तो डॉक्टर अनिल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? डॉक्टर अनिल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपका हैंड रेज भी हुआ था, लेकिन मुझे लगता है हाँ। सुवालाल जी, आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरे आदमी को कौन कहे कि ये सही है? एक गांव के आदमी को, गांव से उठे हुए आदमी को कौन कहे कि भाई इसको जो नंबर दिए हैं दैट इज ओके, ही इज सिलेक्टेड? जैसे आईएएस के अंदर होता है ना, आया इंटरव्यू हुआ, पास हुआ, हमने खुशियां मनानी, लड्डू बांट लिए, सारे कुछ कर दिया, ऐसा तो कुछ मॉडल ही नहीं। तो ये कैसे माने हम? सुवालाल जी। थैंक यू हनुमान राम जी। देखिए, युवाओं को और स्टूडेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, वो नहीं है जिम्मेदार। देखिए, जो युवा स्टूडेंट है वो घर से और फिर जहाँ भी एजुकेशन लेते हैं वहाँ पढ़ते माहौल में, और फिर जब वो एजुकेशन के बाद में जॉब के लिए तैयार होते हैं तो वो जहाँ जॉब होगा वहाँ जिस माहौल में होते हैं, ये माहौल का मामला है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, गांव से युवा है वो जो गांव की जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी जिसमें एग्रीकल्चर और भी आते हैं, उसको छोड़ के और शहरों की तरफ आ रहे हैं। और शहर में वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि भाई उनको सिर्फ टाइम पास करना है या 2 महीने या 6 महीने ही जॉब, वो परमानेंट जॉब चाहते हैं, वो वहाँ रहना चाहते हैं, वो शहर की लाइफ जीना चाहते हैं।
ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि जो युवा जिस तरीके से गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं उसको सरकार कैसे रोके या सरकार कैसे उसको मैनेज करे, प्रबंध करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को प्राइवेट या कॉरपोरेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी है। सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रही है। अभी चुनाव है राज्यों में, राजस्थान में चुनाव है, क्यों नहीं हमारे एमएलए ये कमिटमेंट दे कि हम जॉब के लिए ये करेंगे, हम एजुकेशन सस्ती करेंगे, हम जॉब के लिए कुछ माहौल बनाएंगे। ये कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं? वो उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा भी तो होना चाहिए कि वो पार्टी ठीक है, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई कि कुल मिला के सरकार को भी अपने हिसाब से जिम्मेदारी झेलनी चाहिए। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती। नो डाउट कुछ कमियां हो सकती है, उनको सुधारने के प्रयास भी सरकार को करने चाहिए। डॉक्टर अनिल, इस पे कुछ आप बीच में हाँ मैंने कुछ बातें कही कि कोरा यूथ को हम ब्लेम करके आप प्राइवेट सेक्टर के हिस्सा भी रहे हैं, प्राइवेट के जॉब को आपने बखूबी 10 साल निभाया है। प्राइवेट का हो सकता है कुछ मॉड्यूल अलग हो, लेकिन हमारे गांव का यूथ जो है उस तरीके से एडजस्ट करे तो हो सकता है। इस पे कोई अपनी टिप्पणी दें, फिर मैं डॉक्टर अतवीर के पास जाऊंगा। देखिए सर, क्या है कि मैं फिर से वही बात कर रहा था अभी कि मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यूथ को, मैं ब्लेम कर रहा हूँ पेरेंट्स को, टीचर्स को और उस व्यवस्था को जो उस यूथ को ठीक बात है उस हिसाब से तैयार नहीं कर पाई कि वो एक एक्सपर्टाइज बने। और जो कंपनी जो कहती हैं कि दे वांट द एसेट्स फॉर द कंपनी रादर देन द लायबिलिटीज फॉर द कंपनी। बिल्कुल ठीक बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई कि हम जो लोग लीड करने वाले जो भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी हम बाप हैं, जो भी हमारे मित्र मंडली है, वो हम एक दिशा ऐसी दें यूथ को कि आप ये लाइन पकड़िए, क्योंकि ये एरा ऐसा है कि जिसके अंदर ये चीजें डिमांड करती है। ये बात आपकी बिल्कुल फिट बैठती है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अतवीर जी जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और अच्छे चिंतक हैं। डॉक्टर अतवीर जी, ये इकोनॉमिक्स के एरा में एग्रीकल्चर कुछ लैक भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पिटा सा है। चाइना का जो डेफिशिएट है ट्रेड का वो बढ़ता सा जा रहा है। हम कह तो रहे हैं ये नहीं आएगा, लेकिन माल ज्यादा आ रहा है। ऐसे में हमें ये भी कह रहा जा रहा है कि गति शक्ति में आप जाइए, वहाँ ट्रेनिंग करिए, इतने में आप चाइना का माल लाके भर दोगे तो हमारा यूथ क्या बनाएंगे। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। हम कई बातें ऐसी सोच बैठते हैं कि कुछ करती है सरकार, उसके बीच में अपना कोई FTA डाल दे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आ जाती है, वहां से कोई माल आ जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग, ये जो बच्चों को पढ़ाई, ये सारा कुछ करके उस इकोनॉमिक्स के मॉडल में कई बार होच पोच कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या माल लाना ठीक है, या हम कोई बच्चों को जो दे रहे हैं इस इकोनॉमिक्स एरा के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? अपना व्यू पॉइंट दीजिए सर अतवीर, ओवर टू यू। सर नमस्कार, आप सभी को। मैं देर से जुड़ा, उसके लिए क्षमा। मेरी क्लास थी आज, मैंने एक क्लास बुलाई हुई थी, तो मैं भी बहुत सारे लोगों को सुन रहा था। कोई कह रहा है कि युवा बड़ा दिग्भ्रमित है, कोई कह रहा है कि इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, कोई कुछ इस तरह का। बहुत अच्छे विचार है। मेरा ये मानना है कि अभी स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो जो सरकार का प्रोग्राम है स्किल इंडिया का, उसमें बहुत सारा पैसा लगाया गया और इन्वेस्ट करके बहुत सारे लोगों को सरकार ऐसा कह रही है कि उन्होंने स्किल किया। लेकिन मेन बात यह है कि वो जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम है उसका आउटपुट क्या है। स्किल करने के बाद उनको कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट सरकार दिला पाई या नहीं दिला पाई। जैसे स्किल करने का एक बहुत बड़ा, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ITIs हमारे यहाँ पर हैं। ITI पास करके जो युवा निकलते हैं वो गाँव में ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई एम्प्लॉयमेंट ना तो गारंटी की गवर्नमेंट की तरफ से कोई एश्योर किया जाता है को रोजगार दिया जाएगा उस स्किल या ट्रेनिंग को प्राप्त करने के बाद, और ना ही उसके पास अपनी कोई पूंजी ऐसी है वो उससे रोजगार शुरू कर पाए। तो बहुत सारे युवा मैं गाँव में देखता हूँ जो ITI जो एक स्किल्ड प्रोग्राम है उसकी डिग्री लेने के बावजूद भी वो सब ऐसे ही छोटे मोटे काम
दूसरों के यहाँ पे करते हैं, जिसके लिए ITI की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, कोई दूसरे लोग भी उसी तरह का काम कर रहे होते। दूसरा बात यह है कि जो इसके लिए हम युवा को या जो भी ये नए एम्प्लॉयमेंट सीकर्स हैं उनको हम दोषी ठहराए, ऐसा नहीं है। युवा लोग कहते हैं कि युवा आज बड़ा दिग्भ्रमित है। मैं ये मानता हूं कि युवा दिग्भ्रमित नहीं है, बल्कि हमारा समाज जो है वो दिग्भ्रमित हो रहा है। और उस समाज में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, हम शिक्षक भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो तो जिम्मेदार हैं ही। उनकी कोई वो अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करना चाहते। जितना डिटेरिएशन आज के इस समय में शिक्षा का हुआ है हमारे भारत में, विशेषकर नॉर्थ इंडिया का मैं देख रहा हूँ, इतना मैं नहीं समझता किसी दूसरे सेक्टर में हुआ हो। जिस तरह से शिक्षकों की भर्ती हो रही है, क्या क्राइटेरियन है उसका, कोई एबीटी या उसकी जो योग्यता है वो उसका आधार नहीं है, उसके आधार पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है। जिसके पास ये संसाधन है, मतलब उसमें एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, बहुत सारे लोग अपने उस इंटेलिजेंस के उस पर भी निकल जाते हैं, लेकिन जैसा आसपास का हमारा सैंपल है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जा रहे हैं जो उसके लिए डिजर्व नहीं करते। और ये इतना पवित्र प्रोफेशन है, उसमें यदि इस तरीके से इस गलत रास्ते से लोग एंटर करेंगे तो वो पूरी समाज की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो है, उसको क्या शिक्षा दे पाएगा और उसे कैसे वो नैतिकता की बात करेगा। और मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा नैतिकता की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा अनैतिक काम कर रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यदि उनका जो व्यवहार है उसको देख के प्रैक्टिकल उसमें, तो वो बहुत सारे वो सब वो उनसे अकेले में बात करिए तो वो कहते हैं सब कहने की बात होती है नैतिकता और ये सब। तो जितना आप देखिए जितने भी नौकरी के लिए सब भर्तियां होती है आजकल, उसमें इतना करप्शन है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया बगैर किसी मतलब पेपर आउट के संभव ही नहीं है हो पाती हो। कम से कम यूपी में तो हम इस तरह का देखते हैं कि बहुत सारे परीक्षाएं 2-2, 3-3, 4-4 स्टेप में स्टेज में जाके पूरी होती है। मतलब एक बार आप आज फॉर्म भरिए, गारंटी नहीं कि 4 साल बाद तक वो प्रक्रिया पूरी हो जाए। और कई बार जो इंटेलिजेंट यूथ है वो भी इनसिक्योरिटी में उस गलत रास्ते की तरफ जाता है कि उसे यह है कि यदि उसने पैसा नहीं दिया तो दूसरा बेनिफिशियल घुस जाएगा, वो भी पैसा देके अब इस सिस्टम में एंटर कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार या हमारा समाज में जो सोशल कैपिटल अवेलेबल है, जैसे आप जैसे लोग हैं, हनुमान राम जी जैसे लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसी तरह के लोग जो रिटायरमेंट के बाद अपने घर पर हैं या उनके पास ये एक दृष्टि है वो समाज को कुछ दे सकते हैं, तो वो आगे आए और इस तरह के संगठन बने जो यूथ को ट्रेन करें, उनको सही दिशा देने में उनका एक बड़ा योगदान हो सकता है। जो सोशल कैपिटल गांवों में या शहरों में पड़ी हुई है, जो अनयूज्ड है। तो सबसे पहले तो ये तय करना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें यदि कोई करप्शन कहीं मिलता है तो उसको सख्त सजा दी जाए, जिससे कि आगे कोई इस तरह का वो काम ना कर पाए। आजकल जितनी भी परीक्षाएं होती है वो सब ऑनलाइन मोड से उसमें होती है, उसके लिए एजेंसी हायर किया जाता है, तो वहीं से करप्शन शुरू हो जाता है कि एजेंसी किसको दी जाए, वो किसी नेता के रिश्तेदार की होगी या गवर्नमेंट की तरफ से सीधा आ जाता है कि आप इसको रखिए। तो वहीं सारा करप्शन उस एजेंसी में जो बगैर पढ़े लिखे लोग वहां पर रहते हैं वो ऐसे ही कंप्यूटर लिटरेट लोगों को रख लेते हैं जो हाई स्कूल पास इंटर पास भी नहीं होते कई बार, और वो कंप्यूटर जानते हैं, तो वो उनके लिए वो तो नौकरी कर रहे हैं वहां पे, कोई भी उन्हें 2-4 लाख रुपए का इंसेंटिव देता है, लालच देता है, वो कुछ भी लीक करने के लिए तैयार हो सकता है इस तरह का। तो वहां से करप्शन शुरू होता है, पूरा का पेपर पूरा पहले से ही परीक्षा से पहले बच्चों के पास होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके व्यू आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकारी सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार है, इंडस्ट्री में यूथ जाए तो वहां पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया ट्रांसफरेबल नहीं है, अपने तरीके से लेने का मेथड है, कोई ऐसा
मेथड ही नहीं है जिससे लिया जाए। अब यूथ के अंदर गांव का यूथ है जो बैलेंसफुली अपनी बात को तरीके से रखने में लेवल में इस तरह से ट्रेंड नहीं है। ये सारा सिस्टम इस तरह से होच पोच हो गया कि हमारा 64% यूथ भारत का 15 से 59 साल के बीच का है। तो विदेश में जाने के अंदर भी कई तरह की हर्डल्स हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग क्राइटेरियाज है, H1B वीजा और इस तरह की कई बातें हैं। ये सारे सवाल हमारे बीच में है। तो और हाँ, रूपचंद जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, इसके बीच में मैं SLBS कॉलेज के मालिक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलाते हैं। उनके एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहूँगा संक्षेप में। गोदारा जी आप अपने माइक को खोल के अपनी बात को रखिए कि यूथ का ये ढांचा डॉक्टर अतवीर जी ने जो बताया, डॉक्टर अनिल ने भी बहुत सही बताया कि हम इनफैक्ट क्या उस लेवल पे सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कुछ करना भी है, क्योंकि क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो मॉडल है, पैसे का जो सिस्टम है, उसकी हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। एक्चुअली पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, वी आर नॉट ट्रेंड एक्चुअली। हम ईगो टाइप या किसी तरीके से अपना कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग पार्ट चले और सिस्टम चले, ये बात भी हो। सुवालाल जी ने जैसे बात कही कि भाई पल्ले ही झाड़ लिया इन्होंने, तो भाई ठीक है आप अपना प्राइवेट में जाओ। और अतवीर जी मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि बेसिकली गवर्नमेंट के जॉब तो लगभग इन्होंने खत्म कर दिए या कोलैप्स कर दिए या भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिए। लेकिन जो बात आई है ना, वो बात ये है कि प्राइवेट के जॉब में भी कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो इंटरव्यू लेते ही नहीं, वो तो अप स्किल करके अपनी मर्जी से जिसको चाहे रख लिया। उनका यहाँ तो खुला खाता है, जरूरत ही नहीं उनको तो कुछ किसी की। मेरा मानना ये है कि सरकार जो स्किल इंडिया पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ सरकार ये भी एश्योर करे कि ये जो स्किल करके हम यूथ को वहां से निकाल रहे हैं, उसके लिए वो कॉर्पोरेट के साथ कुछ इस तरह का टाई अप करे कि उनको सरकार तो आपके लिए कर रही है। अतवीर जी मैं आपको बताऊं, मैं संसद सुनता हूं, सरकार तो आपको एकदम खत्म करने के लिए नहीं कर रही। सरकार ने, मैंने आपको फंड बताया 50,000 करोड़ का फंड नेशनल रिसर्च फंड के नाम से खड़ा कर दिया। 36,000 प्राइवेट देगा, यानी रिसर्च भी प्राइवेट कराएगा, पीएचडी आपको नहीं करानी। आपको ये कॉलेज स्कूल है ना, ये चला लो। जो पीएचडी का मॉडल, रिसर्च का मॉडल, टेक्नोलॉजी का मॉडल, यूथ फोर्स को कोई जॉब देने का मॉडल इन्होंने प्राइवेट को टोटली दे दिया। रिसर्च भी आप कराओ, अप स्किल भी आप कराओ, री स्किल भी आप कराओ, स्किल का मॉडल भी प्राइवेट ही है। RACIT सेंटर इनको दे रखा। तो सरकार ने तो मामूली सी कवायद की है कि जो ढांचा आप लोगों का खड़ा है उसके ये ताला नहीं लगाना चाहती, फंड आपको देना नहीं। और किसी प्रकार सरकार फंड जो दे रही है उसमें भी वो एक्सपेक्ट करती है कि रिसर्च का आउटपुट ऐसा आना चाहिए जैसे वो चाह रही है। नहीं, वो तो आपसे लेना चाह रही है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि भाई जो NRF का एक्ट पढ़ना, आप जो NRF एक्ट आया है उसका, जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है वो अपनी मर्जी से चाहती है कि उसी तरह का हो। हाँ, आप रिसर्च मत करिए, बस फाइंडिंग वैसी लिख दीजिए जैसी सरकार चाहती है। चलो मैं वो फंडिंग आसानी से हो जाएगी। कॉलेज के मालिक हैं उनसे मैं थोड़ा व्यू पॉइंट ले लूं। गोदारा जी आप अपना बात रखिए, फिर रूपचंद जी ने हैंड रेज किया, वो सोशियोलॉजी पे अपनी बात को कुछ रखेंगे। गोदारा जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? गोदारा जी आप SLBS जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं। चलो शायद कहीं फोन में इधर बिजी हो गए होंगे। हाँ रूपचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप संक्षेप में बात रखिए कि मैं जो 3-4 सेंटेंस इस्तेमाल करूंगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कि जो मॉडल की हम कॉपी कर रहे हैं चाइना वाले, उसने अडॉप्ट किया था अपने को 1976 में एक बार, और उससे 20 साल पहले उसने लागू किया था, जो पीपल्स को स्किल करना और अपग्रेड करना, और 76 में प्राइवेट कैपिटल मंगवा दिया उसने आकर के। ये मतलब 20 साल पहले उसने इतनी पॉपुलेशन को टेक्नोलॉजिकली या एजुकेशनली या नॉलेज के तौर पर अपग्रेड करने की कोशिश की, ताकि जब भी इंडस्ट्री आई उनको चीपर लेबर यहाँ पर अवेलेबल हो तब। एक बात तो ये है। तो उसकी कब की इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन सोर्सेज पर, और कब उसका रिजल्ट निकला, स्टार्ट किया, और कब हमें वर्ल्ड में कम्पीट कर रहा है, इन चीजों को हम भूल करके इंडिया को आगे नहीं ले जा सकते। एक बात 21st सेंचुरी में हम हैं इस वक्त, और 21st सेंचुरी में इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। अब तो वर्ल्ड का जो मॉडल बनेगा उसकी 3 क्वालिटी में पहले गिनी थी, अब और गिन देता हूं
कि एक तो जो हाई एनर्जी वो टेक्नोलॉजी वो चल रही है, एक हाई एनर्जी यूज कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या कोयला हो वगैरह वगैरह, लाइट मतलब हल्की एनर्जी, लो एनर्जी चल ही नहीं सकती काम से। और दूसरी तरफ से ये है कि ये जो अपना जो है हाई टेक्नोलॉजी का मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है कि बड़ी से बड़ी रोबोट काम करेंगे। अब उनकी मेंटेनेंस और उनके चलाने के लिए जहाँ से हायर स्किल्ड की जरूरत है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे वहाँ बहुत सारी वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हेड्स हैं, काम करते हैं, ठीक है बात, और अपनी चाय से कंपनी बदलते हैं, वो कंपनी उनको रिक्वेस्ट करती है कि नहीं जाओ प्लीज, हम अब बढ़ा देते हैं। जब आदमी लेस स्किल्ड होगा तो कंपनी की जगह और आदमी रखती है, और हमारे वाला आदमी घर पर आके भूखा मरता है। उसमें जिन्होंने जो मॉडल लागू किया है प्राइवेट यूरोप वाला, जिनकी मैंने पहले बात की है, उन्होंने ये रखा हुआ है कि जब भी कोई कंपनी किसी को निकालती है तो फौरी अपना नाम आकर के अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कराता है, और उसको सरकार उसको मिनिमम जीने जोगर अलाउंस देती है। जहां पर तो कंपनी निकाल दे तो भूखे मरना है, तभी वो माइंडसेट बना हुआ है जो पहले अनिल जी ने बात कही ना कि आदमी परमानेंट जॉब चाहते हैं, और इसलिए जाते हैं। इंटरवेन करके आपसे इसी का जवाब मांग रहा था। अच्छा, अनिल जी ने जो बात कही है उस पे आप अपनी टिप्पणी दीजिए कि इनफैक्ट ये सही भी है, अनिल जी ने बात कही वो काफी हद तक सही भी है कि हमारा माइंडसेट बदला नहीं है। इसलिए कि हम लो स्किल्ड हैं, जो भी अपना इंडियन आदमी जो हाई स्किल्ड होगा वो तो अपनी चाय सर कंपनी में आज अनिल जी अगर नेस्ले छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना चाहें तो वेलकम करेंगे इनको, क्यों कि हाई स्किल्ड हैं। अब मेरे जैसा कोई चाय बनाने वाला है, एक कंपनी निकाल दिया, दूसरा मुझे लेता ही नहीं है, एक बात। और मैं जो जहां पर आप जिस पास जा रहा हूं, जो नई बात जो आपसे ऐड करूंगा वो ये है कि जब अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने रिसर्च पेपर दिया 2019 के इलेक्शन में, दी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाज फोर्स्ड टू टर्न इट आउट। एक उससे पहले जो प्रोफेसर था अपना एक वो भानु प्रताप, उसको भी निकाल दिया। जब आप सरकारी यूनिवर्सिटी को डिबंक कर रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिबंक कर रहे हो, और वो यूनिवर्सिटी खो रहे, जैसे अंडानी ने वो दिया था जिसको एक्सेलेंस का अवार्ड दिया था अंबानी वाले को, इस तरीके प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी एस्टैब्लिश ही नहीं हुई, उसको 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए पहले दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग इस ट्रैक पर चल रहे हो तो हम चाहते हैं कि इंडिया का विकास पीपल्स ना हो, लोग लेस स्किल्ड लेस नॉलेज रहें। और आज अगर वर्ल्ड में है तो भाई मूल्य है नॉलेज का, नॉलेज। और लास्ट में क्या यूके ने अपना वो चंद्रयान भेजा कभी, ये बता लो? बिटो पावर है, बड़ी इकॉनमी है, फ्रांस ने भेजा कहीं? नहीं। चाइना जो रिसर्च कर रहा है वो चांद पर नहीं जा रहा, वो तो कर रहा है कि ऐसी मिसाइल बनाई जो स्पेस में जाकर के वापस धरती पर आके मारते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम इस किस्म का हम ड्रामाबाजी मनी वेस्ट करेंगे, जहां पर कि लोगों के गांव में जिले में आपकी फूड टेस्टिंग लैब नहीं है, फूड टेस्टिंग जहां आप फ्री टेस्टिंग करवा सको फूड के क्या क्या केमिकल मिले हुए हैं, वाटर टेस्टिंग लैब नहीं है। इसलिए उस एंगल से जब हम देखेंगे मनी कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जी मोटी सी बात है कि सरकार को अपनी हैसियत के मुताबिक से योजनाएं लागू करनी चाहिए। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास में फिर आना चाहूंगा कि माइंडसेट की बात तो आपकी ठीक रही, लेकिन हम एक्चुअली क्या ऐसा एक चिंतन खड़ा कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में हम कुछ सेमिनार करें या ऐसी कुछ बात करें या इनके अंदर एक बूस्टअप एरा डालें करें? क्योंकि सरकार का पल्ला झाड़ना, सरकारी नौकरी का जिस तरीके से भ्रष्टाचार होना, उसके अंदर एंट्री नहीं पाना, और एंट्री हो तो रेलवे जैसे को ऑटोमेटिकली प्राइवेट में लॉन्च कर देना, उसकी सारी सर्विसेज प्राइवेट है और तुगमे के लिए आप कहीं भी करो। तो ये जो प्राइवेट एरा आया है इसके अंदर हमारा यूथ जाएगा, ये तो कन्फर्म है, आदमी की जगह आदमी काम करेगा। लेकिन इस सारी परिस्थितियों में हम क्या सोच पाएंगे, क्या करना चाहिए? एक ऐसा क्या गाइडलाइन, आप सारे यूथ के साथ जुड़े हुए लोग हो, तो 2-2 मिनट में डॉक्टर अद्वित जी, आप और सुवालाल जी तीनों अपनी टिप्पणी दें कि यूथ को आप एक संदेश के तौर पे क्या देना चाहेंगे। हमने सारे डिस्कशन कर लिए, सारी बातों को बना दिया, हमारे पास 10 मिनट का टाइम और है, लंबा टाइम हम खींचते भी नहीं है। कुछ और भी कोई बच्चे कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुनेंगे। तो आप क्या डॉक्टर अनिल, आप कुछ अपनी बात को उस तरीके से रखिए 2 मिनट में कि यूथ को एक्चुअली
कौन सी गली में जाए? नौकरी के तौर पे सरकार दे रही है, स्वरोजगार के तौर पे स्टार्टअप है, रोजगार के तौर पे स्किल और चार चरण है, उनके अंदर उसको फिट होना है, और अप स्किल के होने के बाद में भी नौकरी की गारंटी नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में क्या सोच सकते हैं हम और क्या करना चाहिए सरकार को? यदि कोई सुझाव भेजना पड़े आपको या हमें, तो क्या कहना चाहिए? देखिए सर, इसमें ना मैं तो शायद इतना नॉलेज वाला आदमी नहीं हूँ, मैं इस पर कमेंट कर पाऊँ कि क्या करना चाहिए। मैं एक बार हमेशा अपने आसपास के उदाहरण को देखता हूँ और मैं खुद के भी उदाहरण को देखते हुए काम करता हूँ। देखिए, जैसे मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एक साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। एग्रीकल्चर इंजीनियर के बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियर बन करके जब चौथे साल में बाहर जाने के लिए तैयार रहते हैं, उस वक्त तक उनमें से 30 बच्चे तो बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं, बैंक में जाने के लिए, और बाकी तो 10 बच्चे बच गए हैं, वो ये तैयारी कर रहे होते हैं कि मैं एमटेक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब क्लियर है? हाँ बोलिए सर, क्लियर है। अब क्लियर है जी? हाँ आवाज आ रही है सर, अब बोलिए। तो मैं कह रहा था कि जो बीटेक एग्रीकल्चर के हमारे पास 50 बच्चे आते हैं, उनमें से 30 बच्चे तो बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं चौथे साल में जाकर के। तो जो आप एग्रीकल्चर इंजीनियर जो रिसोर्स स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए, जो एकमात्र एक ही कॉलेज है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, तो आप वो 50 एग्रीकल्चर इंजीनियर जो निकलने चाहिए थे, जो कि एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग के लिए काम करते हैं उस स्टेट के लिए, उनमें से 30 लोग तो तैयारी कर रहे हैं जो बैंक में जाना चाहते हैं कहीं जॉब में, क्योंकि उनको लगता है समझ गए, सरकारी नौकरी की चॉइस भारत का माइंडसेट है। बहुत ही बात ये है, माइंडसेट ऐसा नहीं, वो माइंडसेट ने नहीं दिया, ना ही किसी ने बच्चे के पास खुद से आया, वो उसके माहौल ने दिया, उसके जो भी पास का कि करना है जैसे तैसे जुगाड़ करके मेरा सरकारी नौकरी लग जाए। जैसे अगर फिर मैं बात करूं मैं पीएचडी करने के बाद आईआईएम गया। आईआईएम पहले मैं स्टार्टअप से ही शुरू से ही वो सोचता था, क्योंकि हमारे वक्त में जो है कॉलेज लेक्चरर को, प्रोफेसर को 16-17 हजार रुपए की नौकरी से ज्यादा नहीं मिलती थी, और मैं सोचता था कि नहीं यार, मैं तो ये जो है मास्टरी वास्टरी नहीं करूंगा, मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा। एंड उस माइंडसेट से मैं इंडस्ट्री में रहा, अच्छे खासे पैकेज पर था मैं, और फिर भी मेरे पेरेंट्स जैसे जैसे वृद्धावस्था की तरफ आते गए, उन्होंने कहा बेटा चाहे यहीं आ जा, वापस चाहे क्लर्क लग जा, है ना। वो फिर वही चीज मैं वापस इंटरव्यू दे करके सरकारी व्यवस्था में आकर के अपना असिस्टेंट साइंटिस्ट बना और लग गया। हालांकि मेरा जो पैकेज था उससे मैं 1/6 पर आ गया। मान लीजिए मेरा 1/20 का पैकेज था, तो मुझे 20,000 रुपये मिले, ऐसा कुछ मैं सोच के आया। मुझे यहाँ आते ही 60,000 रुपये मिले, और मैं 3,60,000 रुपये कंपनी से ले रहा था। तो जो मेरी किस्तें जा रही थी मैं वो भी नहीं कर पाया। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्या माइंडसेट है हमारा, और हम उस फील्ड में काम नहीं कर पा रहे हैं। और उस फील्ड में काम नहीं करना, ये सिर्फ उस बच्चे के लिए बारे में नहीं कहूंगा, या उस प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है उसके बारे में नहीं कहूंगा, ये पूरा ताना बाना ऐसा है जो उसको कहता है कि तू 30 तो नौकरी तो सरकारी कर ले, बैंक में। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही दिशा दी यूथ को कि ताना बाना ऐसा है कि हम सरकारी नौकरी की भागदौड़ और उस दुनिया की बनना चाहते हैं। हमारे माइंडसेट में अभी तक ये बात घुसी नहीं है कि हमें कैसे क्या करना है। डॉक्टर अतवीर जी, आप इसके अंदर क्या व्यू पॉइंट देना चाहेंगे? फिर वो विंग कमांडर जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनको ले लेता हूँ मैं, 5-7 मिनट और है। हाँ जी राम जी, मैं इसमें 1 मिनट और बोलता हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। तो यही जो चीज है, मैं जो पहले बता रहा था, स्टार्टअप के साथ है। हमारे बच्चे जब स्टार्टअप के लिए जाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि आसपास का कैसे रहेगा। आजकल मैं एक काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे चलो कुछ भी सरकार की तरफ से मिला, या मेरा खुद का पर्सनल भी रहा उसमें, राइस सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि पैडी अब आ रही है और लोग सेलिंग के लिए राइस को ले रहे हैं। तो वो मैक्सिमम लोग इसी ये ऐसा लगाते हैं कि मुझे 40-50 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट हो जमीन के अलावा मशीन का, और उसमें से 20-30 लाख की मुझे सब्सिडी मिल जाए, और मुझे मशीन चलानी ना पड़े वो राइस की। और मशीन ना चलाने के लिए मैं क्या करूं कि किसी अफसर को 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए देकर मैं मशीनरी पास
पास करवा करके और अपना काम करूं और सरकार को कुछ ना कुछ 30-40 लाख रुपए उस सीजन से कमा करके निकल जाऊं। ये बहुत शॉर्ट टर्म्स हैं जो हमने सिखा रखा है कि पैसा कैसे क्यों कमाना, पैसा सबसे जरूरी है, वो नहीं जरूरी है। आपका कैरियर जरूरी है, एक इंडस्ट्री में आपकी एस्टेब्लिशमेंट जरूरी है, और आप जैसे जैसे उस एस्टेब्लिशमेंट और वो कैरियर अच्छा होगा तो वो पैसा एक सेकेंडरी थिंग है जो अपने आप आता रहेगा। वो जो कहते हैं ना मैल होता है, वो तो मैल तो हर रोज ही उतरेगा, है ना, तो वो तो अपने आप ही आता रहेगा। एक आपका एस्टेब्लिशमेंट बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं वो ये सोच के ना करें कि हाँ मैं इसमें ऐसा करूंगा, तो अपना जो पैशन है आपका उस फील्ड में लगाइए। जैसे हनुमान राम जी फुल पैशन के साथ ही काम करते हैं, तभी ये पिछले, मैं इनके साथ 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ये पिछले 2-3 साल से हर संडे को सस्टेनेबल है। वो क्यों सस्टेनेबल है? क्योंकि हनुमान राम जी का पैशन है ये, है ना, तो उसमें चाहे कमाई नहीं है उसमें से कुछ भी, बट पैशन है तो इसलिए सस्टेनेबल है। ऐसे ही अगर आप किसी के पास पैशन के साथ बिजनेस करेंगे तो वो सस्टेनेबल होगा। अगर आप पैशन के ठीक है साथ, डॉक्टर साहब, मेरे पास में अब समय की थोड़ी कमी होती जा रही है। डॉक्टर अतवीर जी आप 2 बात रखिए, और फिर विंग कमांडर साहब और सुवालाल जी और भी साथी होंगे तो मैं 5-7 मिनट सेशन को और वाइड करूंगा। ज्यादा क्या रिकॉर्ड होता है, सुनते नहीं है लोग, इसलिए डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अनिल ने काफी कुछ अपना शेयर किया एक्सपीरियंस। ये पूरा ये मकड़जाल ही गड़बड़ होता जा रहा है, यूथ को हमें उस दिशा में लेना है, इसलिए हमने सेशन भी किया। डॉक्टर अतवीर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं विद्यार्थियों के लिए जहाँ तक कुछ संदेश देने की बात है, मैं तो ये कहूँगा कि विद्यार्थी को कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, ना तंत्र से, ना मंत्र से, ना देवता से, ना दानव से, ना सरकार से, किसी से ना डरे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि डरो मत। अब विद्यार्थी, आज देखिए हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। यदि यूथ भीड़ से समझौता करने लगेगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो समझौता कर करके कभी हम समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। भीड़ से समझौता कमजोर व्यक्ति करता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यूथ को ताकतवर बनना चाहिए, उसे अपने विवेक का इस्तेमाल कर अपने विकल्पों का चुनाव करना चाहिए, और उस लक्ष्य के प्रति अपना हथौड़ा अपना तैयार रखना चाहिए। जैसे ही लोहा गर्म हो तुरंत हथौड़ा चलाए, वो लोहे के गर्म होने का इंतजार ना करे, हथौड़े को तैयार रखे, तभी वो समाज में आगे बढ़ पाएगा। और जहाँ तक बात युवा को रोजगार की है, तो रोजगार के लिए आज भी यदि वो लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा है तो उसे बहुत सारी रुकावटों के बावजूद भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार अपने काम करती है, जैसे पहले करती नहीं है वैसे आज भी कर रही है, उसमें डिटेरिएशन ही है। सरकार के भरोसे कभी नहीं रहा जा सकता, लेकिन ये समाज की जिम्मेदारी है कि हम सरकार के प्रतिनिधियों को कंपेल करें कि वो जो समाज के लिए जरूरी है, या यूथ पॉपुलेशन के लिए जरूरी है, या हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसके लिए जरूरी चीजें हैं, उनको अपने एजेंडे में शामिल करें। है क्या कि हम लोग उसके स्टेटस को देख के, उसके पैसे को देख के हम भी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं समाज के लोग। तो जब तक हम उसको अकाउंटेबल नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे ही हमें वादे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि समाज में जिसकी जो जिम्मेदारी है, मैं तो यूथ से ज्यादा, सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूँ आज की इस दुर्व्यवस्था के लिए। जो हमारा समाज है वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। उसमें जो लोग हैं, जैसे परिवार से आप बात करिए, परिवार का भी उद्देश्य रहता है बचपन से ही बच्चे के पीछे कि वो 100% मार्क्स लेकर आए, वो टॉप करे। फिर मार्क्स लेकर आए तो फिर वो IITs में जाए, IIMs में जाए, इसमें जाए, फिर वहां से वो पैसा कमाए और पैसा कमा के बाहर चला जाए, या पैसा कमाने बाहर चला जाए। तो इससे समाज नहीं निर्माण होगा कभी भी। समाज के निर्माण के लिए वो जरूरी है कि जितना पैसा जरूरी है उसको ये बताया जाए, उतना ही अपना परिवार भी जरूरी है, उतना ही समाज में जो दूसरे लोग हैं वो भी उतना ही जरूरी है। तभी वो उसको एक मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा हो सकता है, तभी वो उस पैसे को और उन मूल्यों को वो एंजॉय कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पास में सेशन खत्म का भी नोटिस भी आ रहा है, 5-7 मिनट में कर पाऊंगा।
तो मैं विंग कमांडर साहब को ले लूं, फिर और कोई साथी होंगे तो आप संक्षेप में अपनी बात को रखो, और कोई साथी की बात आएगी तो लास्ट सम अप जो है सुवालाल जी 2 मिनट में करेंगे। सर आप अपनी बात। हाँ ठीक है सर, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा कि हमें वे फॉरवर्ड के लिए, कि आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए। समस्या हमारी सबकी हो गई। तो मैं रक्षा मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर था सर, जहाँ पे 1.5 करोड़ तक की फंडिंग होती थी। स्टार्टअप जो है रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात थी कि हमारे इस एरिया से, नॉर्थ इंडिया से बहुत कम है, और 97% जितने भी थे वो डाउन नागपुर के उधर के आते थे। तो हमारे यहाँ पे लोगों को सही चीज की सही समय पे जानकारी भी नहीं होती कि मुझे करना क्या है। ये सेक्टर भी मेरे लिए खुला हुआ है, तो वो जानकारी हमें रखने की जरूरत है कि सरकार से, सरकारी योजनाओं से या कॉर्पोरेट से मेरे लिए एवेन्यूज, अपॉर्चुनिटीज कहाँ खुल रही है, ताकि मैं उस फील्ड में काम कर सकूं। एक तरफ स्किल्ड बेटा है कि मैं कर सकता हूं, दूसरी तरफ फील्ड खुला कहीं हो रहा है, बट दोनों में नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान नहीं हो पाता। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है सर, मैं कहूंगा कि कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेट मॉडल। आज हर जगह, मैं अपने नागौर का बताता हूँ, हर साल 5 नए हॉस्पिटल खुलते हैं। एक डॉक्टर खोलता है, खोल के क्या कर लेगा, 5-10 करोड़ कमा लेगा। वही अगर 5 डॉक्टर मिलके एक अच्छा हॉस्पिटल खोलेंगे, चेन खोलेंगे, पूरी इंडिया में खोल सकते हैं। वो कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं हर सके। तो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव मॉडल होना चाहिए, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और लीगल नॉलेज हो। आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास नॉलेज है, मेरे पास पैसा है, या फिर मेरे पास नॉलेज, आपके पास पैसा है, दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करें कि भी लीगल वे में अगर आगे कुछ भी हुआ तो उस हिसाब से करेंगे। साथ में कि मैनेजमेंट स्टडी कैसे चलता है, अकाउंटिंग की नॉलेज कैसी होगी, फाइनेंस की नॉलेज कैसे होगी, और चेंज इन माइंड के समय के हिसाब से जैसे जैसे चेंज हो रही है। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अगले 50 साल तो एक ही प्रोडक्ट बनाता जा रहा हूँ। ये नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट में उसकी डिमांड चेंज हो रही है, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, R&D पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हम कोलैबोरेशन सीखे, साथ में मिलके काम करना सीखे। पैसा कहीं से भी आ जाता है, आज के टाइम में पैसे की उतनी बड़ी कमी नहीं है। और दूसरा एक मैनेजमेंट स्टडी सीखे यूथ। और जो हमारा ये था ना कि मैं वर्कर या फिर नौकर रहूं या नौकरी करूं, उसकी जगह है कि मैं अच्छा स्किल्ड यूथ ऐसा बनूं कि लोग मेरे को मांगने वाले 5 मिले कि यार मेरे पास आ जाओ, रादर देन कि मैं 5 लोगों के यार आपके पास जॉब है जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। ठीक है सर, आपके नंबर या कांटेक्ट दे दें ताकि बच्चे कोई चीज मांगे तो मेरे को देने में सुविधा रहेगी। अतवीर जी के हैं, अनिल जी के मेरे पास में है, संदीप जी के हैं, आपके नहीं है तो आप ईमेल एड्रेस कर दें ताकि कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहे और आपसे कुछ रक्षा मंत्रालय की कोई हेल्प लेना चाहे तो। और मेरे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, विशेष तौर से रूप में यूथ को कहूंगा, आपको लोगों के लिए सेशन है, बेधड़क आपके लिए 5 मिनट में और सेशन को चलाने की कोशिश करता हूं कि आप अपनी बात को खुले दिल से आप रख सकते हैं। इस मंच से हमारे कई एक्सपर्टीज जुड़े हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और कोई सुझाव की बात आएगी तो मैं इनके नंबर लेकर के, और आप मेरे से कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको मैं इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा। कोई साथी कोई बात कहना चाहे या कोई और किसी के बात कोई रही हो तो आप संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात को रखें, वरना मैं सुवालाल जी को कहूंगा कि सेशन को सम अप करें। अगले संडे को हम इसी टाइम 11:22 पे किसी एक टॉपिक पर जो सरकार के साथ में इन योजनाओं को कदम से कदम मिलाते हुए हम लेते हैं। रूपचंद जी आप अपना संक्षेप में प्लीज आप रखिए। मेरी एक बात रह गई थी कि वो टूट गई थी, हाई एनर्जी से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जिसको UN जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉइलिंग बन रही है। और ग्लोबल बॉइलिंग का रिजल्ट तो आपने देख लिया, उत्तराखंड और हिमाचल में और पंजाब में और हरियाणा में फसल कैसे खराब हो गई। तो अपना जो इंडिया के लिए एजेंडा बनता है 21वीं सदी में, वो बनता है कि हम हाई टेक की तरफ जाकर के इको टास्क फोर्स बनाएं। अगर हमने बर्मा से लेकर के ईरान तक हिमालय को ग्रीन करना है तो शायद आपको बाहर से आदमी मैन पावर मंगवाना पड़ेगा। और इसमें इतनी वैरायटीज ऑफ एक्सपर्ट चाहिए कि ओशन एक्सपर्ट चाहिए, आपको लैंड एक्सपर्ट चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन एक्सपर्ट चाहिए, फॉरेस्ट एक्सपर्ट चाहिए, बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट चाहिए, फूड प्रोसेस चाहिए, वगैरह वगैरह। तो लार्ज जॉब क्रिएट कर सकते हैं अगर इंडिया को हमने आगे के 21वीं सदी में देखना चाहते हैं तो। ठीक है रूपचंद जी, अब मेरे ख्याल से अब टाइम काफी हो चुका है। सुवालाल जी आप अपनी बात को करते हुए संभव 2 मिनट में आप करिए। अगले सेशन में फिर हम 11:22 पे 11:30 से हमारा सेशन शुरू, जुड़ने की कोशिश करिए। अच्छे से टॉपिक में हम डिस्कशन करते हैं। सुवालाल जी।
थैंक यू हनुमान राम जी और सभी को। देखिए, यूथ का ही टॉपिक था और यूथ के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एक तो महंगी एजुकेशन, दूसरा महंगाई है और तीसरा ये है कि जो माहौल है प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, यूथ को बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, या ये प्रोसेस है वो प्रोसेस है। तो ये 3 समस्याएं हैं जो हमारे यूथ के सामने हैं। दूसरा पॉइंट ये मैं मानता हूँ कि यूथ को अपना रूरल इकोनॉमी से जुड़े रहना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या पशुपालन हो। यही एक उनका एक टेम्परेरी का हो या एक तरीके से लिवलीहुड है, आजीविका, उससे वो जुड़े रहना चाहिए। शहरों की तरफ भागना और कंपटीशन की रेस में शामिल होना एक बहुत बड़ा रिस्क हो रहा है हमारे यूथ के लिए। तीसरा पॉइंट यह है कि हमारे जो सरकार और जनप्रतिनिधि है उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यूथ के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है और जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो सरकार और सरकार के प्रतिनिधि करें। चौथा पॉइंट मेरा यह है कि यूथ को अपना समय, एनर्जी और जो मनी है वो अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग पर ज्यादा खर्च करें, न कि एंटरटेनमेंट और टाइम पास करने के लिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूथ जो शहरों में या कस्बों में जो कोचिंग या कंपटीशन की या एजुकेशन की या आते हैं, वो अपना टाइम पास ऐसे भी करते हैं। और आखिरी पॉइंट ये है कि मैं यूथ से यही अपील करता हूँ कि अपने नेताओं को या तो मजबूर करिए जॉब और एजुकेशन पर ध्यान देने के लिए, या फिर नेताओं का अनुसरण करना बंद करिए। थैंक यू। यही ठीक, राम प्रसाद जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, अपनी बात को 2 मिनट में रखिए क्योंकि समय काफी हो चुका है। हाँ राम प्रसाद जी, माइक खोल के बात। छोटी सी बात है सर मेरी तो, कि किसान और ग्रामीण बच्चों के साथ में सरकार व कॉरपोरेट स्तर पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन काफी हद तक है। क्या आप लोग मेरी बात से थोड़े बहुत सहमत हैं तो बताइए सर। नहीं, देखो, डिस्क्रिमिनेशन सर, डॉक्टर अनिल ने काफी कुछ बात कही, हमें कुछ सुधार तो करना पड़ेगा। हमारा वे ऑफ टॉकिंग, जैसे इन्होंने कहा ना, मैं नौकरी में गया, वहां मेरे साथ, हमारा जो सिस्टम और कल्चर है ना, उसके वी हैव टू जस्ट, हम जो है इस बात को हमें पकड़ना तो पड़ेगा। जिस धारा में हम हैं और जो धारा बदल रही है तो हमें कहीं तो बदलना पड़ेगा, इसलिए ये सेशन किए जा रहे हैं। आज बहुत सारी कुछ बातें अलग आई, नौकरी मिले या नहीं मिले, लेकिन नौकरी के प्रयास कैसे हो, ये बातें बहुत हमारे एक्सपर्टीज ने की। कुछ तो ये रहा है कि भाई कैसे मिलती है लोन, कैसे, वो बात आई। लेकिन कुछ आया कि समाज की व्यवस्था क्या, कुछ बात आई कि ये माइंडसेट क्या है, कुछ बात ये आई कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्या है। तो ये सारी बातें हैं। तो गाँव का जो सिस्टम है, गाँव का जो कल्चर है, नो डाउट रफ एंड टफ की लाइन हम जरूर कहते हैं ये, लेकिन ये परिभाषाएं कुछ जो है, क्योंकि इन्होंने एक बाउंड्री बना रखी है अपनी, नो डाउट हम उसमें डले या नहीं डले, लेकिन वो बाउंड्री बना रखी है। तो उसमें एक बार एंटर होकर के हम अपने आप को कुछ स्थापित करके और फिर कुछ कह सकते हैं। हम स्थापित ही पहले राउंड में होते नहीं, एक बटन ऊपर खुला रख करके फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो तो अगला पहले झटके में उस बटन से ही वो तो आउट कर देगा आपको। तो उस बटन को ही बंद कर लो तो क्या फर्क पड़ता है कि भाई कोई ऐसा है। मैं जब पॉलिटेक्निक का 7 दिन एडवांस लेक्चरर बना और प्रिंसिपल ने, मेरी आदत थी बुशर्ट को बाहर रखना, और वो उस टाइम वो बेल बॉटम चलती थी अमिताभ बच्चन की, तो वो पैंट तो चल रही थी और एक बटन खुला की। प्रिंसिपल हमारे SN गोयल साहब थे, बैठा के मेरे को कहा कि कर्टेन होता है बीच में, चौधरी साहब आप ये पहले तो ये बंद करिए और इंसर्ट करिए। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने बुशर्ट को बाहर नहीं निकाला। अब बुशर्ट अंदर रहे बाहर रहे, कौन सी कोई एटिकेट्स, लेकिन व्यवस्था थी। अब कुछ बातें हैं जो है, अब इसको हम एकदम से क्या बदलें, और उससे कोई बहुत ज्यादा ज्ञान थोड़ा ही बरसा दिया मैंने। बुशर्ट अंदर होता तो भी मैं वही पढ़ा था, बाहर होता तो भी पढ़ा था, हम जिद करके बैठ गए उसने मुझे क्यों कह दिया। लेकिन वो उसका एक क्राइटेरिया था, फौज का अपना सिस्टम है। जैसे कमांडर साहब ने कहा कि भाई किसी को ज्ञान नहीं है लेकिन जाए तो बात भी ढंग से करे, बच्चे भी कई सुन रहे हैं, तो वी हैव टू जस्ट, बात आपकी बहुत जेन्युइन है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया, अनिल जी ने बहुत खारी और मीठी सारी बात आपको कही,
सभी हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अपने तरीके से कही, लेकिन अब उसको हम उस लेवल पे सोचें। बहुत टाइम हो चुका, आज का थोड़ा सेशन हमारा 10 मिनट ओवर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जुड़ते रहिएगा और किसी न किसी समाज को दिशा देते रहें। मेरा सेशन हर संडे आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। कहीं न कहीं आपके योगदान से कहीं दुनिया के अंदर बदलाव आए, ऐसी मैं अपेक्षा हूँ। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। और आप थोड़ा ये सब भेज दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। उतना मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितने भी साथी जुड़े हैं नंबर वगैरह, ताकि हम उसमें बना सकें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसमें समाज की भूमिका क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, जो मैं रोज कहता हूँ भैया आते हैं समाज के लिए, ये नहीं संगत बता आज इधर में मतलब पूरी मीटिंग ली इधर कि आज मतलब बात तो है, सच्ची बात है यार। आज जब आप इतने लड़के हो, युवा हो, समाज के लड़कों को जॉब चाहिए, तो समाज क्या कर रहा है इसके लिए? समाज को योगदान नहीं है। और आप अब ये हल्के फुल्के ये कह रहे जो आपके लीडर हैं, आप उसको इम्पेल करें, इम्पेल मतलब दबाव डालें, उन पर दबाव डालें, उन पर कि आप गवर्नमेंट में ये करो, मतलब गवर्नमेंट